गुड मॉर्निंग। ये द स्टडी एंड इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस का यूट्यूब चैनल है और आप एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज़ का लेक्चर 4 देख रहे हैं। पहले के लेक्चरों में हमने प्रीवियस चैप्टर्स को कवर किया था, क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का। तो आज से आगे के चैप्टर्स को कवर करते हैं। देखिए, बुक का नाम है हमारे अतीत और ये उसका इंडेक्स दिया हुआ है। हमने अब तक यहाँ तक अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, यहाँ तक पढ़ा था। आज हम उसके बाद के 2 चैप्टर्स पे ध्यान देंगे, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर और व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। देखिए, ये दो दोनों आमतौर पर जो इतिहास में को विभाजन किया गया है वो कुछ ऐसे है कि मौर्य काल हुआ, फिर आप मौर्योत्तर काल में आ जाते हैं, ठीक है। मौर्य काल मौर्योत्तर काल में आ जाते हैं और फिर उसके बाद आप गुप्त काल में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि मौर्य काल में एक साम्राज्य था, गुप्त काल में एक साम्राज्य था, लेकिन उसके बीच में क्या है कि कई सारे मौर्य काल और गुप्त काल के बीच में जो मौर्योत्तर काल है, जो लगभग 200 जो लगभग आपको 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व से, माफी चाहूंगा, जो लगभग 200 ईसा पूर्व से सन 300 तक, ठीक है, इसको एडी कहें, एनो डोमिनी कहें, या सन 300 तक चला। इस काल में क्या है, कई सारे छोटे छोटे राज्य थे। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच में क्या था, कई सारे छोटे छोटे राज्य थे और पहले जिन क्षेत्रों में राज्य निर्माण नहीं हुआ था, जैसे कि सुदूर दक्षिण हो गया, दक्कन हो गया, इन क्षेत्रों में भी नए राज्य उभर कर आए। तो आमतौर पर हम इस ये पीरियड की राजनीतिक इतिहास को उतना महत्व नहीं देते हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास को ज्यादा महत्व देते हैं। क्योंकि आपको याद हो कि हमने पहले लेक्चर में बात किया था कि जो तारीखें हैं, राजनीतिक इतिहास है, उनका एक सीमित महत्व है। वो ये है कि वो आपको एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसके तहत आप कंटिन्यूटीज और चेंजेस को, परिवर्तन और को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप की चीजें हैं। पहले चैप्टर में गांवों और शहरों की बात की गई है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब द्वितीय नगरीकरण यहां से शुरू हुआ और पूरे प्राचीन भारत में चला, तो उन दोनों के बेस में गांव और शहर दोनों हैं। खुशहाल गांव और खुशहाल शहर, समृद्ध शहर, दोनों की जरूरत है राज्य निर्माण के लिए, नगरीकरण के लिए। तो उसकी बात है। और फिर चैप्टर 9 में जो है वो मौर्योत्तर काल के कुछ प्रमुख पक्ष हैं, जैसे कि व्यापारी वर्ग का विकास, राजशाही का विकास, तीर्थयात्री, इनका क्या योगदान था, इन सब चीजों के बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक ये देखा है कि पहले चैप्टर में तो हमने स्रोत की बात की, ठीक है, हमने अलग अलग प्रकार के स्रोत देखे। दूसरे चैप्टर में हमने देखा कि कैसे मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादन की दिशा में बढ़ा। पहले वो घुमंतु जीवन जीता था और फिर गांव में रहने लगा। उन्हीं गांवों के आधार पर से स्थानीय संस्कृतियों का विकास हुआ और उन संस्कृतियों के आधार पर प्रथम नगरीकरण हुआ, ठीक, जो हड़प्पा काल में हुआ था। लेकिन क्या हुआ, अंत में हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण का जो स्टेज था उसका पतन हो गया। उसके कारण कई हैं और कोई वो एक सेटल्ड मैटर नहीं है, उसके ऊपर डिबेट, डिस्कशन हो रही है। उसके बाद वैदिक काल आया। इसमें 2 थे, पूर्व वैदिक काल, जिसे आप ऋग्वेद काल भी कह सकते हैं, और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। और ये दोनों पहले सप्त सिंधु एरिया में और फिर बाद में गंगा यमुना
उत्तर भारत गंगा यमुना दोआब इत्यादि में फैले हुए थे। और बाकी के भारत के लिए हम बाकी के भारत के इतिहास को समझने के लिए हम मेगालिथिक संस्कृतियों पर निर्भर थे। वैदिक काल में जन से जनपद और जनपद से फिर महाजनपद बने। ठीक है, पहले लोग क्या थे कि कबीले पे आधारित राज व्यवस्था थी। फिर जन से जनपद बना तो क्या हुआ, कबीले से वो क्या भू क्षेत्र पर आधारित हो गई। राजा जो थे, आपको याद होगा कि राजा के चयन की पद्धति में बदलाव आ गया। और फिर वहां से कुछ राज्य थे, कुछ जनपद थे, वो और महत्वपूर्ण हो गए, तो वो महाजनपद बन गए। ठीक है, अच्छा, महाजनपद काल तक जो है पश्चिम भारत हो गया, उत्तर भारत हो गया और मध्य भारत तक महाजनपद काल के हमको कुल मिला के 16 महाजनपद हैं। ये आप अगर मैप में देखते हैं तो ये पश्चिम भारत, पश्चिम उत्तर भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत तक में है। लेकिन बाकी का भारत, खास करके जो दक्कन का एरिया है और आपको दक्षिण है, वहां अभी भी हम मेगालिथिक संस्कृतियों पर आधारित हैं उस क्षेत्र के इतिहास को समझने के लिए। उसके बाद महाजनपद काल में आपको याद होगा मगध महाजनपद, जो एक साम्राज्य बन गया। और मगध साम्राज्य पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, क्योंकि सिर्फ वंश का बदलाव हुआ। यहाँ पे सबसे अंत में नंद वंश था, उसके बाद मौर्य वंश आ गया, मौर्य साम्राज्य बना। अब मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हुआ था। सिर्फ कुछ सुदूर दक्षिण के क्षेत्र थे जहां पे जो आपको अभी मॉडर्न केरला तमिलनाडु का जो एरिया है, जो कुछ बहुत ही डीप साउथ है, वहां पे जो वो एरिया थे मौर्य साम्राज्य के कार्य क्षेत्र से बाहर थे। आप अगर अशोक के अभिलेख देखेंगे तो उसमें वहां पे केरला पुत्र, सतिया पुत्र ऐसे बताए गए हैं कि कुछ दक्षिण में जो है मौर्य साम्राज्य के वो पड़ोसी राज्य हैं। तो ये बताता है कि मेगालिथिक संस्कृतियां खास करके दक्षिण भारत की, जो दक्षिण भारत की मेगालिथिक संस्कृतियां थी, वो नगरीकरण के पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। क्योंकि कई बार मौर्य साम्राज्य के जो स्रोत हैं, मेगास्थनीज की इंडिका हो गई, अर्थशास्त्र हो गया, उसमें भी इनका वर्णन किया गया है, वो नगरीकरण के पड़ाव पर आ चुकी थी। और हालांकि कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि मौर्य काल आते आते नगरीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन अभी जितनी जानकारी है उसके आधार पर कहा जाता है कि दक्षिण में संगम युग प्रारंभ हुआ। सेम वही कालक्रम 200 ईसा पूर्व से लेके 200 BCE ईसा पूर्व से लेके 300 सन तक। ठीक है, इसे संगम काल भी कहा जाता है। अगर आप दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो इसे आप संगम काल कहेंगे, और अगर आप इसे बाकी के भारत की बात करेंगे तो मौर्योत्तर काल की बात कहेंगे। इस काल ये काल आते आते दक्षिण में भी शहरीकरण हो गया था। उसके क्या कारण थे, उसकी क्या विशेषताएं थी, ठीक है, उनकी क्या समानता थी ये गंगा घाटी के द्वितीय नगरीकरण से, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। देखिए, अशोक की मृत्यु के तुरंत बाद मौर्य साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। अब जब हम यहां बार बार बात करते हैं कि भाई तारीखों का और राजनीतिक इतिहास का कितना महत्व है, तो आप ये याद रखिए कि आपको ये बिल्कुल नहीं रटना है कि अशोक की मृत्यु कब हुई, या कब से कब तक अशोक मौर्य सम्राट थे, या अशोक के बाद कौन कौन राजा बने, कौन अंतिम राजा थे, उनकी हत्या किसने की, फिर क्या हुआ। ये सब बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। जो तारीखें हैं और जो राजनीतिक इतिहास है वो एक माइलस्टोन की तरह काम करती है, एक आपको बस दिशा निर्देश करती है, बस उतना ही। फिर मौर्य साम्राज्य के तेजी से पतन के बाद मौर्य साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों पर भिन्न भिन्न राज्यों का गठन हुआ, और उसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि पश्चिम में देखें, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, ठीक है। इंडो ग्रीक, सबसे पहले इंडो ग्रीक आए, ये सेंट्रल एशिया से आए थे। फिर उनकी जगह शकों ने ली, और फिर शकों की जगह कुषाणों ने ली। अच्छा, जब कुषाण आए तो उन्होंने शकों को परास्त तो किया, लेकिन समाप्त नहीं किया। शक जो थे उनके अधीनस्थ हो गए थे, सब्सिडरी सबऑर्डिनेट हो गए थे। और जब कुषाण साम्राज्य का अंत हुआ तो फिर से पुराने शक शासकों में से कुछ उभर कर आए गुजरात और ये के आसपास के क्षेत्र में। आपने नाम सुना होगा रुद्रदमन नाम, कि इनके नाम से जूनागढ़ में एक संस्कृत अभिलेख है, जो भारत का सबसे पहला
एक लंबा अभिलेख है जो शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। तो ये इन्हीं जो शक राजा वंश के राजा थे रुद्रदमन, उन्होंने लिखवाया था। फिर उसके बाद आते हैं पूर्व भारत पे। ये पूर्व भारत में है, पहले आए शुंग वंश और फिर कण्व वंश। एक्चुअली जो पुष्यमित्र शुंग थे ये मौर्य साम्राज्य के ही एक मिलिट्री जनरल थे। उन्होंने मतलब अपने अंतिम मौर्य राजा की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की, और उसके बाद कण्व वंश की स्थापना हुई थी। सुदूर दक्षिण में जो हमने बात की कि नगरीकरण और राज्य निर्माण प्रारंभ हुआ था इस पीरियड में, तो ये चोल, चेर, पांड्य, ये तीन, जिन्हें मूवेंदर भी कहा जाता है, इनके बारे में आप 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे। मूवेंदर मीन्स तीन मुखिया। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या विशेषता थी उनके नगरों की। दक्षिण भारत में ये राज्य निर्माण के पहले उदाहरण हैं। ठीक है, हो सकता है इनके पहले भी राज्य रहे हों, लेकिन जो हमारे पास स्रोत हैं, और स्रोत मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में हम संगम साहित्य की बात कर रहे हैं, उसके आधार पर ये पता चला है कि ये दक्षिण भारत के सबसे पहले प्राचीनतम राज्य हैं। ठीक है, हो सकता है अगर नए स्रोत प्राप्त हों तो ये जो बात है वो थोड़ी पीछे चली जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि ऋग्वेद पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक पीरियड में क्या था कि जनपद में बदल गया, तो पता चला कि हाँ अब राजा की स्थिति थोड़ी स्टेबल हुई है। कुछ कुछ आप इसको वैसे ही देख सकते हैं। जैसे कि मेगालिथिक जो महापाषाण युग था, तो राजा या मुखिया तो उस समय भी रहे होंगे, क्योंकि हमने देखा था कि समाज जो है उसमें काफी एक स्थायी समाज था, स्थायी स्तर पे लोग रहते थे, कृषि का उत्पादन करते थे, काफी बड़ा सबसिस्टेंस बेस था। तो हो सकता है कि महापाषाण कालीन समाज में भी मुखिया रहे हों। आपको इनाम गांव के कब्र याद होंगे, जहां एक बड़े घर में एक मुखिया को दफनाया गया था। लेकिन हमारे पास इस बात को पुख्ता तौर पे कहने के लिए कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है। लेकिन मौर्योत्तर काल में पहली बार हम संगम साहित्य के आधार पर कह सकते हैं कि चोल, चेर, पांड्य ये तीन मुखिया थे इस क्षेत्र में। ठीक है, उनके बाद आते हैं पल्लव और चालुक्य। हालांकि ये मोटे तौर पर गुप्त साम्राज्य के समकालीन थे, और सातवाहन भी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में मौर्योत्तर काल में एक राजवंश के तौर पे उभर के आए थे, और उनके बाद उस क्षेत्र में वाकाटक उभर के आए थे। लेकिन ये भी जो है कि वो गुप्त साम्राज्य के समकालीन थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे ये पॉइंट छोड़ दिया था कि इनके स्रोत क्या हैं। ये जो इतने ढेर सारे राजवंश हुए, राजा हुए, कभी कभार ये इनकी आपस में स्पर्धा होती थी, तो कभी एक राज्य दूसरे से को, तो यहाँ पे है कि स्रोत क्या है इन्हें जानने के लिए। तो हमने लिखा है सिक्के, शिलालेख, किताबें। मैंने अभी रुद्रदमन के शिलालेख की बात की, जो एक शक सम्राट थे। ठीक है, गिरनार में उनका एक शिलालेख है, उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था, कि मरम्मत करवाई थी, जो मौर्य काल में बनाया गया था, लेकिन उससे उन्होंने मरम्मत करवाया था। और ये भारत का पहला शुद्ध संस्कृत में लिखा गया एक लंबा अभिलेख है। किताबें, तो हमने अभी संगम की बात की, संगम साहित्य की बात की। इसके जरिए हमें मूवेंदर तीन मुखियाओं के बारे में पता चलता है। और भी कई किताबें हैं, जैसे कि पुराणों में सातवाहनों का जिक्र किया गया है। ठीक है, एक मिलिंद पन्हा करके किताब है। ये आप प्रीलिम्स के लिए जब तैयारी करेंगे तो आपको इसका, प्रीलिम्स के लिए क्या मेंस के लिए भी करेंगे तो ही पता चलेगा मिलिंद पन्हा किसके। ये एक्चुअली एक मिलिंदर नाम के किंग थे, उनकी नागसेन नाम के बुद्ध भिक्षु से जो बातचीत है उसके आधार पर लिखी गई थी मिलिंद पन्हो। तो ऐसी कई किताबें हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सिक्के हैं। इतने महत्वपूर्ण हैं कि कुछ राजवंशों के बारे में जानने के लिए मात्र सिक्के ही हैं और कुछ नहीं है। जैसे कि ये एक इंडो ग्रीक शासक का, ये जो हमने यहां बताया था सबसे पहले इंडो ग्रीक, ये एक इंडो ग्रीक शासक का सिक्का है। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, एक जैसे कि आप कभी क्रिकेट खेलते होंगे, कोई भी गेम खेलते होंगे, तो कई बार टॉस किया जाता है, और टॉस में आप हेड या टेल बोलते हैं। लेकिन जो आधुनिक सिक्के होते हैं उसमें किसी का हेड नहीं होता। एक्चुअली ये थोड़ी पुरानी प्रथा है। जब राजवंश हुआ करते थे, जब राजा हुआ करते थे, तो वो अपने सिक्कों पर अपना ही चेहरा लगाया करते थे। और ये जो प्रथा है ये इतनी पुरानी है। भारत में इंडो ग्रीक शासक
शासकों ने पहली बार ऐसे सिक्के जारी किए जहां आगे की तरफ राजा का, ऐसे आप देख सकते हैं कि फेस बनाया हुआ है, ये जो है यहाँ पे राजा का नाम लिखा हुआ है, कई बार नीचे किस वर्ष में उनका सिंहासन, वो उनका कोरोनेशन हुआ था, ये लिखा होता था। और सिक्के के पीछे की तरफ किसी देवी देवता की, जैसे कि आगे की तरफ राजा को चिन्हित किया गया है, वैसे पीछे की तरफ किसी देवी देवता को चिन्हित किया जाएगा। अब वो निर्भर करता है कौन सा राजवंश है, वो किस देवी देवता की पूजा करता है, किस क्षेत्र पे उसका शासन है इत्यादि। तो आगे की तरफ राजा की फोटो और पीछे की तरफ किसी देवी देवता की फोटो होती थी इन इंडो ग्रीक शासकों के सिक्कों पे। सिमिलरली यहाँ पे कुषाणों की बात की गई है, ठीक है, ये एक कुषाण सिक्का है। सेम देखिए यहाँ पे राजा को पोर्ट्रे किया गया है, यहाँ उनका नाम लिखा गया है, ये शायद इनकी कोई उपाधि होगी, ठीक है। और पीछे की तरफ जो है, सिक्के के पीछे की तरफ किसी देवी या देवता की मूर्त होगी। इस काल में कुछ अन्य सामाजिक परिवर्तन भी हुए थे, जिसे हम चैप्टर जब शुरू होगा तो ठीक से देखेंगे कि कृषि उत्पादन, शिल्प उत्पादन, दस्तकारी, व्यापार और राज्य गठन के आधार पर शहरीकरण की प्रक्रिया जारी रही। देखिए ये सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे को, जैसे कि यहाँ नीचे लिखा है, एक साथ हो रहे इन परिवर्तनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। तो ये कोई सिंपल जो है एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली दोनों डायरेक्शन में होता है। कृषि उत्पादन, जब कृषि अधिशेष आएगा तो वो राज्य निर्माण की प्रक्रिया को भी बढ़ावा देगा, और जब राज्य निर्माण जब होगा तो वो कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी के लिए मतलब इनकरेज करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये टेबल में डिस्कस करने की कोशिश की गई है कि इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए हुए परिवर्तन दिखाई देंगे, खाली स्थानों पर सही वाक्यों को भरो। तो पहले लिखा है कि राजा को सेना, महल और किले बनाने के लिए धन चाहिए, ठीक है, तो वे किसानों से कर लेते हैं इसके लिए। फिर ये तीसरा होगा कि किसानों कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना होगा, ठीक है, यह सिंचाई से ही संभव है। तो क्या करें फिर, राजा ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया, ये पांचवा हो जाएगा, और लोगों ने परिश्रम किया, छठा। इसी कारण क्या हुआ, कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा और किसानों को भी लाभ मिला। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसेस नहीं होती है, दोनों डायरेक्शन में होती है। कि अगर कृषि अधिशेष बढ़ेगा तो राज्य को बल मिलेगा, क्योंकि वो कृषि अधिशेष पे कर लगाएगा और अपने खर्च को व्यय करेगा। दूसरी तरफ जब राज्य निर्माण होगा, राज्य शक्तिशाली बनेगा, तो वो क्या है कि कृषि के ऊपर खर्च कर सकेगा उसके विकास में। आज के समय में हम जिसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है आज के टाइम में कहाँ पे होता है, स्कूलों पे, हॉस्पिटल्स पे, रोड पे, बांध के ऊपर, रेलवे ट्रैक के ऊपर। तो ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, ये एक प्रकार का पब्लिक इन्वेस्टमेंट ही है। वैसे ही ये सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। देखिए मान लिया राज्य निर्माण हुआ, तो इसका हमने कृषि अधिशेष से तो संबंध देख लिया, ठीक है, कृषि अधिशेष से इसका एक रिलेशनशिप है। दूसरी तरफ वही राज्य, इसका एक कैपिटल होगा, वो राजधानी जितनी बड़ी होती जाएगी उतना नगरीकरण को बल मिलेगा। दूसरी तरफ क्या होगा कि नगर में रहने वालों की परिभाषा क्या है भाई, या किसी कोई एक सेटलमेंट है, कोई स्थान है, वो नगर है कैसे कह सकते हैं, जब उसकी मेजॉरिटी आबादी, अधिकतम आबादी गैर कृषि व्यवसाय में लगी हुई हो। ओके, तो स्वाभाविक है कि नगरीकरण का से जो है शिल्प उत्पादन में और दस्तकारी को भी बल मिलेगा। दूसरा, राजा को भी चीज चाहिए, किले बनाने हैं उन्हें, मतलब 10 प्रकार की लग्जरी गुड्स जिन्हें हम कहे जाते हैं, भोग विलास के जो साधन होते हैं वो चाहिए। तो शिल्पकारी और दस्तकारी को भी समर्थन मिलेगा, ठीक है। अब कृषि अधिशेष है, मतलब कुछ लोग अब खेती छोड़ के फुल टाइम क्राफ्ट, शिल्पकारी और दस्तकारी पे ध्यान दे सकते हैं, तो कृषि अधिशेष से इसे बल मिला, ठीक है।
दूसरी तरफ जो लोग अब शिल्पकार और दस्तकार बन चुके हैं उन्हें खिलाने के लिए भी कृषि उत्पादन पे और बल दिया जाएगा। तो अगेन यहां भी रिलेशन बना। और इसके लिए क्या है, व्यापार। सेम यहां भी हुआ कि भाई अगर लोग कृषि छोड़ के नगर में आके रहेंगे तो उन्हें भी खिलाने के लिए जो चाहिए होगा, नगरीकरण के बाद जो लोग आके रहे हैं उन्हें भी खिलाने पिलाने के लिए सामान चाहिए, हुआ व्यापार के थ्रू आएगा। तो हर लेवल पे यहाँ पे जो है रिलेशन है हर किसी का एक दूसरे के साथ। ठीक है, नगरीकरण से भी रिलेशनशिप है और शिल्पकारी का यहां भी है। भाई स्वाभाविक है, अगर कोई शिल्पकार है, ठीक है, जो मूर्तियां बनाते हैं, वो नगरों में रहेंगे, ठीक है, गांव में जाके रह नहीं सकते, क्योंकि आपको क्या है कि एक प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो आपको एक सेटलमेंट बना लेंगे आप किसी, जहां पे रॉ मटेरियल मिलेगा, जहां पे अगर आपको पत्थर की मूर्ति बनाते हैं तो जहां पे आपको पत्थर आसानी से मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा शिल्पकार वहां आके रहेंगे, वहां धीरे धीरे नगरों का विकास हो जाएगा और फिर उन नगरों में रहने वाले लोगों को जो खाने पीने की चीजें की जरूरत होगी उसके लिए फिर व्यापार होगा। और जो ग्रामीण आबादी है उन्हें अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो नगरों से, शिल्पकारों से, दस्तकारों से खरीदेंगे। तो ये इन सारी चीजों के बीच में जो है एक रिलेशनशिप है और ये सारा रिलेशनशिप व्यापार से चलता है। ये जितने भी हमने रिलेशनशिप्स देखे यहाँ पे, जो भी संबंध देखे, या व्यापार से चलता है। व्यापार दो तरीके से हो सकता है, या तो लेन देन वाले तरीके से कि गेहूं लो और नमक दो, ठीक है, बार्टर जिसे कहते हैं, और दूसरा है मुद्रा के तरीके से। आज के समय में जो है पेपर मनी चलता है, लेकिन पहले सिक्के चलते थे। ठीक है, तो व्यापार दो तरीके से हो सकता है। हड़प्पा काल में जो व्यापार था वो चलता था लेन देन से, ऐसे बार्टर सिस्टम से। ठीक है, हमें हड़प्पा में इतने नगरों की में जो भी पुरातात्विक खोजें हुई हैं उसमें कहीं भी सिक्कों के आधारभूत जो है कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। तो ये माना गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है व्यापार होता था वो बार्टर सिस्टम से होता था, लेन देन, एक चीज दिया दूसरी चीज ली, उस तरीके से। लेकिन द्वितीय नगरीकरण जब प्रारंभ हुआ तो एक सिक्के शुरू हुए जिसे हम आहत सिक्के कहते हैं, पंच मार्क कॉइन। ठीक है, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो क्या है, कृषि उत्पादन, शिल्प उत्पादन, दस्तकारी, व्यापार और राज्य गठन के आधार पर शहरीकरण की प्रक्रिया जारी रही। देखिए, मौर्य काल में तो एक साम्राज्य था, लेकिन मौर्योत्तर काल में कई सारे राज्य उभर के आए। तो कह सकते हैं कि शहरीकरण भी चलता रहा, राज्य गठन भी चलता रहा साथ साथ। मानसूनी हवाएं और रेशम मार्ग भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य और पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ते हैं। और उपमहाद्वीप के भीतर भी व्यापार और समागम तो चलता ही रहा। यहां पे एक मैप दिया हुआ है रेशम मार्ग का। ठीक है, देखिए रेशम मार्ग का लैंड और सी दोनों कंपोनेंट था। अभी जो चाइना जो सिल्क रूट को बॉर्डर रोड इनिशिएटिव चला रहा है उसका भी जो जमीनी और समुद्र दोनों कंपोनेंट है। ठीक है, और एक हमने कहा कि भाई मानसूनी हवाओं की समझ। आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि जो भारतीय उपमहाद्वीप का क्लाइमेट है वो मॉनसून क्लाइमेट है। मतलब मॉनसून का मतलब ही यही होता है कि सीजनली जो हवा की दिशा है वो पलट जाती है। जैसे कि अभी जो है हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में चल रहे हैं। ठीक है, जो हवा है वो उत्तर पूर्व से चल रही है, लेकिन जब बारिश का वक्त आएगा तो साउथ ईस्ट मॉनसून हो जाएगा कि हवा का जो रुख है वो बदल जाएगा, अब वो साउथ ईस्ट की दिशा से आएगी। अब आप मान लीजिए आपको यहाँ बेरी गाजा से जो भरूच है या कराची है, यहाँ से आपको पर्शियन गल्फ जाना है या आपको फारस की खाड़ी जाना है, लाल सागर जाना है या अफ्रीका की तरफ जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप किस समय चलेंगे, जब उत्तर पूर्व से हवा चल रही हो, आपको उससे सहायता मिलेगी जाने में। और जब आपको इन क्षेत्रों से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आना है तो आप फिर आएंगे जब साउथ ईस्ट मानसून विंड होगा। तो इस तरीके की नॉलेज है, उसने समुद्री यातायात में सहायता की और जमीनी यातायात के लिए जो रेशम मार्ग है जो सिकंदर के आक्रमण के बाद धीरे धीरे बनना शुरू हुआ था वो अब तैयार हो चुका था। और वो रेशम मार्ग देखिए कहां तक जाता है, ये आपको सेंट्रल एशिया से आगे आप मतलब सुदूर पूर्व और रशिया तक जा सकते हैं यहाँ से।
ये इस तरफ से साउथ ईस्ट एशिया होके चाइना जा रहा है वापस, यहाँ पे जो इनके ग्वांगजाओ वगैरह एरियाज हैं यहाँ तक। और भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर भी आप देख सकते हैं, ये एक उत्तर पथ है, ये दक्षिण पथ है। इवन भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर भी आप समुद्र के जरिए जो है ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रूट्स हैं। फिर एक सिल्क रूट का एक पार्ट है जो यहाँ काबुल से पेशावर होते हुए इंडस नदी के थ्रू यहाँ पर आता है, और यहाँ से भी आप जा सकते हैं फारस की खाड़ी, लाल सागर की तरफ। तो इन कारणों से व्यापार भी अंतर्देशीय और देश के उपमहाद्वीप के भीतर भी व्यापार चलता रहा। और इस काल में कला और वास्तुकला में देखिए, जब समृद्धि आएगी, जब कृषि अधिशेष होगा, जब दस्तकारी में स्पेशलाइजेशन होगा, व्यापार बढ़ेगा, तो कला और वास्तुकला में भी वृद्धि होगी ही। इसीलिए शुरुआती मंदिर, स्तूप, किताबें और वैज्ञानिक खोज इस काल में हुए थे, और एक साथ हो रहे इन परिवर्तनों ने एक दूसरे को प्रभावित भी किया। ठीक है। अब यहां जो मैप था, कुछ एरियाज दिए हुए हैं यहाँ पे। ये कोई पोर्ट है, जैसे कि कुछ साल पहले मोटूपल्ली, एक मसूलीपट्टनम के पास कोई जगह है, उसके उस बंदरगाह के बारे में प्रश्न आ गया था। तो ऐसे यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं कि ये बाराबरीकम देखिए, ये मॉडर्न कराची के पास है, पोदुका ये रहा पौंडीचेरी के पास, और मुजरिस जो है ये मॉडर्न केरला में आएगा। तो इसके बेसिस पे एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण बंदरगाह में से एक था। पोदुका ये मॉडर्न पौंडीचेरी के पास है, मुजरिस केरला में है, और बाराबरीकम, हालांकि ये पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं कि मुजरिस एग्जैक्टली कहाँ पर है, लेकिन ये जो कराची है, ये बाराबरीकम मॉडर्न कराची के पास है। तो आपका आंसर होगा ऑल 3। ठीक है। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के बाद इन्होंने चैप्टर 8 को शुरू किया है, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। देखिए, इन दोनों का राज्य निर्माण, शिल्पकारी और दस्तकारी का विकास और व्यापार से गहरा जुड़ाव है। ये सारे प्रोसेस एक साथ चलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अभी भी आप देखते होंगे कि जब भी कोई जीडीपी के ग्रोथ या विकास दर के फिगर्स आते हैं तो बताते हैं कि अच्छा, इस साल कृषि अर्थव्यवस्था में जो है थोड़ा सा वृद्धि कम देखी गई, इसके कारण जो व्यापार में कमी आई या ऐसा कुछ वगैरह हुआ। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। लिखा है, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था, क्योंकि समृद्ध गांव होंगे तभी आप कर आएगा आपके पास। अभी मॉडर्न समय में तो क्या है, इनकम टैक्स होता है, ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स है, जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, लेकिन ये सब के पहले अंग्रेजों के जमाने तक जो राज्य का सबसे प्रमुख सोर्स था, इनकम का, आय का जो सबसे प्रमुख सोर्स था, वो था कृषि अधिशेष पे कर लगाना। प्राचीन समय से लेके इंडिपेंडेंस तक यही रहा है। अब जाके जो है एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, बट पहले तो कृषि अधिशेष ही सबसे प्रमुख सोर्स था। ठीक है। तो गांव समृद्ध कैसे हुए? पहला आंसर है लोहे का उपयोग। उसमें दो बातें कही गई हैं कि 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ लोहे का उपयोग। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसलिए हमने कहा था कि कई सारे जो मेगालिथिक संस्कृतियां थी वो नगरीकरण के पड़ाव तक तो पहुंच चुकी थी। लगभग 500 ईसा पूर्व से कृषि में लोहे के बढ़ते उपयोग के प्रमाण मिले हैं, जैसे कुल्हाड़ियां बनाने में हल इत्यादि। लोहे के फाल के प्रयोग से कृषि उत्पादन बढ़ा, जिसपे इस उत्पादन पे कर लगाया गया। ठीक है। धान की रोपाई का जो तकनीकी है, आपको पता है कि धान के जो पौधे हो जाते हैं उसको फिर एक खेत से उठा के, जिसको पैडी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, फिर उसको पानी में उसको फिर दूसरी जगह बोया जाता है, तो इससे भी उत्पादन बढ़ा। ठीक है, इसमें भी कर लगाया गया। और इसके अलावा राजाओं ने सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई, नहरों, कुओं, तालाबों, कृत्रिम झील इत्यादि के जरिए। अब देखिए, जिस जगह का भूगोल जैसा होगा वहां पे उस हिसाब से उस प्रकार के सिंचाई के स्रोत होंगे। ठीक है। अब जैसे कि कृत्रिम झील है या तालाब है, ये आपको दक्षिण भारत में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो वहाँ की ज्योग्राफी है, ये आप ज्योग्राफी क्लास में पढ़ेंगे कि वहाँ की जो अलग अलग प्रकार के सिंचाई की इरिगेशन टेक्निक्स है उसके बारे में।
कुओं का प्रयोग कहाँ मिल सकता है, नहरों का प्रयोग कहाँ मिल सकता है, वो उस जगह का जो भूगोल होगा वो तय करेगा कि किसी क्षेत्र के लिए नहरें ज्यादा सही हैं या कृत्रिम तालाब ज्यादा सही है या कुआं ज्यादा सही है। ठीक है, जैसे कि आप जो नदियां हैं, नदियों में से आप नहर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पे जो कोई जगह है जहाँ जो रॉक्स जहाँ की हैं वो बहुत हार्ड हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा कुएं नहीं खोद सकते, वहाँ पे आप कोई और नहर बनाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या तालाबों की व्यवस्था की जाएगी। ये जो हमने एक्सरसाइज पहले देखा कि कैसे एक समृद्ध गांव या खुशहाल गांव है वो कैसे काम के हैं उनके लिए, राजाओं के लिए। फिर समृद्ध गांवों का सामाजिक प्रभाव, देखिए जब समृद्धि आती है तो सामाजिक असमानता भी आती है। ये आज ही से नहीं, प्राचीन समय से चला आ रहा है। जब समृद्धि आएगी तो असमानता आएगी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो हैं उस समृद्धि का ज्यादा बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेंगे। ठीक है, असमानता का मतलब ये नहीं है कि एक समुदाय है वो 0 पर है और एक समुदाय 100 के ऊपर है, ऐसा नहीं, ये मतलब नहीं होता। असमानता का मतलब होता है कि समाज में एक पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब सबसे नीचे जो सबसे ज्यादा आबादी होती है लेकिन सबसे गरीब होती है, उसके बाद एक वर्ग बनता है, उसके बाद एक वर्ग बनता है, और सबसे ऊपर सबसे धनी होते हैं, सबसे कम मात्रा में लेकिन सबसे ज्यादा धन जुटाए हुए। ठीक है, तो वैसे ही यहां भी देखिए एक पिरामिड नुमा समाज है जो वेल्लला कहा गया है तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी। अच्छा, ये जो हमें टर्म्स मिले हैं ये भी हमें संगम साहित्यों से ही मिले हैं। ठीक है, तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी जिन्हें उत्तर भारत में ग्राम भोजक कहा गया है, उनवार साधारण हलवा जिसे यहाँ पे गृहपति से तुलना की गई है, और कदेसी और भूमिहीन मजदूर, और अधिमई यानी दास। इसके बेसिस पे आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्राम भोजक गांव के सबसे बड़े जमींदार कम मुखिया, जो मुखिया जमींदार थे उन्हें ही गांव का मुखिया बना दिया। ठीक है, उन्हें ही न्यायाधीश बना दिया, पुलिसकर्मी बना दिया। गांव में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जस्टिस डिलीवरी है, उसका काम देखेंगे। और कई बार वो राजा को गांव से कर संग्रह करने में भी सहायता करते थे, राजा हो गए या उनके स्थानीय अधिकारी हो गए, उनकी सहायता करते थे। फिर दास कर्मकार वेतन मजदूर, मतलब अपनी जमीन नहीं है किसी और की, या इतनी जमीन है कि वो अपना गुजर बसर उस जमीन से नहीं कर सकते हैं, तो वो दूसरे की जमीनों पर काम करते थे। और उसके अलावा कई सारे शिल्पकार और दस्तकार हो गए, जैसे कि लोहार, कुम्हार, बढ़ई, जुलाहा। ये क्या करेंगे? ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और बदले में जो है गांव उन्हें भोजन सप्लाई करेगा। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, शब्दों का अर्थ कदेसियर, अधिमई, उणवार, जो हमने वहां पीछे डिस्कस किया था। शहरों के बारे में स्रोत हमने सब थोड़ी पहले और के स्लाइड्स में देखा था कि देखिए शहरीकरण गांवों में जो इसको आप ऐसे बाइनरी के तौर पे मत देखिएगा। अगर गांव समृद्ध होगा तो लोग शहरों से गांव भाग पलायन कर जाएंगे, या गांव गरीब होगा तो लोग गांवों से शहर में पलायन कर जाएंगे। नहीं, एक्चुअली ये हो सकता है आधुनिक समय में ऐसा दिखाई दे, बट पहले के समय में गांव में समृद्धि का मतलब है कि अब अधिशेष है तो लोग जो है गैर कृषि व्यवसायों की तरफ मुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और राजनीतिक कारणों से भी उसको बढ़ावा मिलता ही है। तो शहरीकरण के बारे में स्रोत क्या है? कहानियां, यात्री, मूर्तिकला, पुरातत्व। हम हर प्रकार के स्रोत को देखेंगे, जैसे कि संगम साहित्य है वो एक प्रकार का लिटरेरी सोर्स हो गया। ठीक है, साहित्यिक सोर्स हो गया। जातक कथाएं, वास्तुकला, और हम इन सबको एक एक करके देखते हैं अलग अलग प्रकार के सोर्स को। जैसे कि पुरातात्विक सोर्स हैं, उसमें खुदाइयों में हमें वलय कूप मिले हैं जिनका एग्जैक्ट जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो पता नहीं चला है। आज सिक्के हमने बात की थी उनकी, ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पहले सिक्के हैं और पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। पुरातत्व विज्ञान की सीमाएं, यहाँ पे एक संक्षिप्त बात कर लें कि देखिए जब पुरातात्विक खुदाई की जाती है तो 2 प्रकार की जाती है। ठीक है, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल खुदाई सीधे नीचे की तरफ की जाएगी और एक सीमित क्षेत्र में की जाएगी। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल।
वर्टिकल खुदाई जो है एक सीमित क्षेत्र में की जाएगी और सीधे नीचे की तरफ की जाएगी, और जो हॉरिजॉन्टल खुदाई है वो एक विस्तृत क्षेत्र में की जाएगी। दोनों में फर्क यह है कि जो हॉरिजॉन्टल खुदाई है वो महंगी हो, ऑब्वियसली अगर बड़े क्षेत्र में खुदाई करनी है, बड़े क्षेत्र में शोध करना है, तो आपको पहले वो जमीन खरीदनी होगी, उतना ज़्यादा आपको लेबर लगाना लाना होगा, उसको जो खर्चीला ज़्यादा होता है। और चूंकि ये एकेडमिक चीज़ें हैं तो फंडिंग ये सब हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है। तो ज़्यादातर जो रिसर्च है वो खास करके इंडिया के जैसे देश के विकासशील देश के संदर्भ में ज़्यादातर पुरातात्विक खुदाइयाँ जो हैं वो आपकी वर्टिकल हैं, कम क्षेत्र में किया गया है। तो उससे क्या होता है कि आप एक के बाद एक संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। कि मान लीजिए कोई जगह है, वहां पे आप खुदाई कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि सबसे ऊपर आपको गुप्त काल के आपको अवशेष मिले, फिर आपको मौर्योत्तर काल के अवशेष मिले, आपने और खुदाई की आपको मौर्य काल के अवशेष मिल गए, आपने और खुदाई की तो आपको महाजनपद काल के अवशेष मिले, फिर उत्तर वैदिक काल के, वैदिक काल के। लेकिन आपको जो चीजें मिलेंगी, क्योंकि आपने एक बहुत ही सीमित क्षेत्र में खुदाई की है, तो वो कम होंगे। तो इसके इसके कारण आपको क्या है कि किसी एक पीरियड का जो आप इतिहास लिखना चाहते हैं तो आपको उसमें आपके पास चूंकि पुरातात्विक साक्ष्य ही कम है तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन आप अगर एक विस्तृत क्षेत्र में खुदाई करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य मिलेंगे। तो ये सीमाएं हैं। कई बार क्या होता है कि अब जैसे कि वलय कूप मिला है, ये पता ही नहीं चला, अब तक पता ठीक से नहीं चल पाया है कि इसका प्रॉपर उद्देश्य क्या है। अब तक अटकलें लगाई गई हैं कि इसका उद्देश्य क्या होगा कोई, लेकिन सही से पता नहीं चला है उद्देश्य। दूसरा, आहत सिक्के हैं, ये हम नहीं बता सकते कि ये कौन इशू करता था, चाहे राजा इशू करते थे इसको या जो निगम हुआ करते थे, जो व्यापारियों के निगम होते थे। तो कई बार है कि आपको पुरातात्विक विज्ञान की सीमाएं भी हैं। देखिए, संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता, देखिए इसके पहले कविता को पढ़ें, थोड़ा ध्यान रखिए कि संगम साहित्य जो है ये पुरानी तमिल में लिखी गई है। ठीक है, अभी जो तमिल बोली जाती है उससे पुरानी, जैसे कि संस्कृत के बारे में हमने कहा था वैदिक संस्कृत और क्लासिक संस्कृत, वैसे ही ये पुरानी तमिल में लिखी गई है। संगम साहित्य में तीन चीजें आती हैं, एत्तुतोकई, पत्तू पत्तू और तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम जो है वो एक तमिल ग्रामर है। जो एत्तुतोकई है वो कुल मिला के उसमें 10 काव्य संग्रह हैं, और दरअसल वो काव्य संग्रह के संग्रह हैं। ठीक है, ये जो 10 हैं ये अपने आप में काव्य संग्रह हैं। ये जो काव्य लिखे गए हैं ये बहुत ही लंबे कार्यकाल समय सीमा में लिखे गए थे, सदियों तक। जैसे कि हमने वेदों के बारे में कहा था कि हो सकता है कि इनकी रचना तो बहुत लंबे टाइम पीरियड में की गई हो, लेकिन इनका संकलन एक निश्चित समय पे किया गया है। वैसे ही ये जो कविताएं लिखी गई थी ये बहुत लंबे समय काल अवधि में लिखी गई, फिर उनका संकलन हुआ और फिर उन संकलनों का संकलन हुआ। उसके बाद आता है पत्तू। ठीक है, इसको पी बोल देते हैं। और तोलकाप्पियम जो ग्रामर है, ठीक है, इसमें है 10 बहुत लंबे महाकाव्य हैं, लंबी काव्य हैं। और फिर ये जो है ये व्याकरण है, तमिल व्याकरण है। ठीक है, ये जो है काव्य संग्रह है, कुल मिला के 10 काव्य संग्रह हैं। ठीक है, इनकी रचना की गई थी मौर्योत्तर काल में, लेकिन फिर काव्य संग्रह बनाए गए और फिर उन काव्य संग्रहों के भी संग्रह बनाए गए बाद के काल में। और उसमें ये जो है पत्तू हैं, ये 10 काव्य हैं जो लंबे काव्य हैं। ठीक है, ये जो हमारे हैं तमिल संगम साहित्य में आते हैं। कई जगहों पर ये भूल से लिख दिया जाता है। देखिए, 2 तमिल महाकाव्य हैं जिसे एपिक कहा जाता है, शिल्पादिगारम और मणिमेखलाई। कई जगहों पर भूल से उनका भी नाम ले लिया जाता है संगम साहित्य में, बट वो संगम साहित्य में नहीं आते हैं। ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स वगैरह में ऐसी मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि कई बार होता है कि यूपीएससी ऐसे पॉपुलर मिसकंसेप्शन के साथ खेल करती है। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि बाबर ने भारत में गन पाउडर को इंट्रोड्यूस किया था। ये एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन है उनके बारे में, जबकि गन पाउडर जो है वो भारत में पहले से ही युद्ध में इस्तेमाल हो रहा था। तो यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन बनाया था, मेरे ख्याल से ये 15 या 16 में क्वेश्चन रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे है कि आप शिल्पादिगारम और मणिमेखलाई को संगम साहित्य में नहीं गिन सकते, हालांकि कई जगहों पर ऐसा लिखा जरूर होता है। तो संगम साहित्य में एक कविता है, क्या है कि खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए। ठीक है, लंबे लंबे रास्ते चांदनी सफेद रेत पर परिवारों को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों
के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। तो ऐसे समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, तो क्या है कि यहाँ पे धान का नमक से एक्सचेंज किया गया है, मतलब यहाँ पे भी जो है कि लेन देन की प्रक्रिया से हुई है, ना कि सिक्कों का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे क्या है कि आप शहरों के बारे में देखिए, कि चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है, शहर में से नमक के सौदागरों के चले जाने से सन्नाटा रह जाता है। तो ये क्या है कि नगरीकरण के बारे में एक साक्ष्य के तौर पे काम कर सकता है। देखिए संगम साहित्य में एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है तिनई का, ये जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे, जब आप प्रॉपरली स्रोतों को पढ़ेंगे एक के बाद एक, तो पता चलेगा कि तिनई में क्या होता है कि किसी भी जगह के भूगोल को काव्य रचना में ऐसे उसको मतलब इनकॉर्पोरेट किया जाता है कि वो भावनाओं को मतलब दर्शाएं। तो ये तिनई का आइडिया है। उसके बाद ये एक जातक कथा दी गई है। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के कुछ साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, जिन्हें हम त्रिपिटक कहते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक। तो सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, ठीक है, दिग्ग निकाय, मध्यमा निकाय, अंगुत्तरा निकाय, खुद्दका निकाय, संयुक्त निकाय। जातक कथाएं भी उसी में है, सुत्त पिटक में दी हुई है, ठीक है। जातक कथाएं किनके बारे में है, तो कहा जाता है कि ये बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में है। अब स्वाभाविक है कि ये धार्मिक कारणों से लिखी गई, धार्मिक संदेश को देने के लिए लिखी गई, लेकिन हम एक धार्मिक ग्रंथ से इतिहास कैसे निकालते हैं, ठीक है। हम उस धार्मिक ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसको साफ तौर पर इतिहास नहीं मान लेते हैं, हम उसमें से इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, तो देखिए प्रयास करते हैं कि हम खास करके नगरों को समझने का प्रयास करते हैं कि एक शहर में एक गरीब युवक था, उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने एक चूहे के सिक्के को एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। तो पहला ये। फिर क्या है, एक और, फिर यहाँ पे युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे, माली तुरंत मान गया। युवक के पास खेल रहे बच्चों को यह इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी के बदले में एक एक मिठाई मिलेगी। फिर राजा का कुम्हार बर्तनों को ढूंढ रहा, बर्तन पकाने के लिए ईंधन ढूंढ रहा था। घास काटने वाले 500 लोग, अब देखिए घास ही काटने के लिए 500 लोग हैं। खुश होकर उन लोगों ने कहा कि तुम हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ हम क्या करें। तो मैं आपको वह बताऊंगा। तब उसके सहायता उसे एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ आ रहा है। तो ये काफी बड़ा काफिला था घोड़ों का। यह सुनकर उस युवक ने घास काटने वालों के पास जाकर कहा कि, और अंत में ये कहा है कि उसके पास उसने मतलब शुरू किया था एक काफी छोटी राशि से, और उसने धीरे धीरे करके काफी बड़ी राशि बना ली। अब देखिए इतिहास कैसे देखा जाता है कि इस जातक कथा से हम जो शहर का एक जो वातावरण है, शहरी जीवन का जो वातावरण है, इस जातक कथा से वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद कई प्रकार के व्यवसायों को इसने दिया हुआ है कि भोजनालय है, भोजनालय में क्या है, मालिक होगा भोजनालय का, खाना परोसने वाले होंगे, खाना बनाने वाले होंगे, ठीक है। माली मिठाई बनाने, अब मिठाई देगा तो मिठाई बनाने वाले भी होंगे। कुम्हार हैं तो कुम्हार के भी कई सारे सिर्फ वो बर्तनों के अलावा और भी कई चीज बनाते होंगे। फिर घासी काटने वाले हैं, जो 500 जितने घासी काटने वाले हैं। व्यापारी है। तो क्या है कि ऐसे जातक कथाओं का प्रयोग करके हम शहरी जीवन का जो वातावरण है उसे समझने की कोशिश करते हैं। फिर ये एक्चुअली एक स्कल्पचर है, शिल्प, जो सॉरी सांची नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां की एक स्तूप है। वहां पे सांची के एक्चुअली एक नहीं कई सारे स्तूप हैं, जहां पे एक स्तूप के ऊपर जो एक रेलिंग होती है साइड में, उसके ऊपर ये स्कल्पचर बनाया गया है। और इसे समझने की कोशिश कीजिए, ये भी शायद शहरी जीवन के बारे में ही है। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे देख के लग रहा है कि कोई यहाँ से झांकी निकल रही है शायद। अब देखिए यहाँ पे दीवाल कैसे बनाया हुआ है, दीवाल जो है वो लग रहा है कि पत्थर का है, लेकिन ये जो खिड़कियां हैं, ठीक है, जो बालकनी बनाई हुई है वो लकड़ी की है, राइट। और
ये जो है खिड़कियों के ऊपर आप देखेंगे, क्योंकि जो अजंता, एलोरा, भज, कार्ले वगैरह में जो गुफाओं में बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, वहां ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, सेम यहां भी है, ठीक है, यहां भी है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो गुफाओं का जो आर्किटेक्चर है, स्थापत्य कला है, वो कहीं ना कहीं लकड़ी के आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। तो लकड़ी का आर्किटेक्चर जो स्थापत्य कला है वो तो सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगी लकड़ी। लेकिन जो गुफाएं जो पत्थरों में को तराश के बनाई गई हैं, काट के बनाई गई हैं, वो सरवाइव कर रही हैं आज तक। तो ऐसे ही हम लोग स्थापत्य कला के जरिए भी जानने की कोशिश करते हैं शहरों को। और एक यूनानी सेलर है, एक यूनानी नाव चला सेलर है, जिसने ये डिस्क्राइब किया है भरूच को। एक्चुअली एक बुक है जिसे कहते हैं पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ, ये ग्रीक नाम है, इरिथ्रियन मीन्स लाल सागर, लाल सागर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। ये किताब है, ये किसी अनजान ग्रीक नाविक ने लिखी है, ठीक है। उस किताब में उन्होंने कई बंदरगाहों का वर्णन किया है, उन बंदरगाहों में क्या आयात किया जाता था, वहां से क्या निर्यात किया जाता था, उनका जो भौगोलिक क्षेत्र था उसके बारे में उसने बताया है। जैसे कि बेरी गाजा की सकरी खाड़ी में उसने बताया कि देखिए सकरी खाड़ी है, यहाँ कोई बाहर वाला उसको नाव नहीं ला पाएगा, नहीं तो क्या है, उसकी नाव धंस जाएगी सकरी खाड़ी में। समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि पानी की गहराई कितनी है उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के जो नाव हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जा सकते हैं। जो समुद्र में जो नाव होते हैं, जो नौसेना के नाव हुए या मर्चेंट नेवी के जो शिप्स होते हैं, वो ऐसे नहीं आ जाएंगे कि नदी के रास्ते आप एकदम जैसे कि आप सोच लीजिए कि बंगाल की खाड़ी होके गंगा नदी के थ्रू वो आ जाएंगे आपके इनलैंड में। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ड्राफ्ट होता है नावों का वो अलग अलग होता है। जो समुद्र में जो चलने वाले नाव होते हैं उनका ड्राफ्ट ज़्यादा होता है, वेरस जो नदियों में चलने वाले नाव होते हैं उनका ड्राफ्ट थोड़ा कम होता है, तो इसलिए वो नदियों में चल पाते हैं। तो इसलिए जो बंदरगाह है, अगर वो गहरा है या सकरा है, इसके ये निर्धारित करेगा कि वहां किस प्रकार के नाव आ सकते हैं, ठीक है। समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज चला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियल, सूती कपड़ा, रेशम यहाँ से निर्यात होते थे, ठीक है। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, ठीक है। उपहार क्यों लाएंगे? ताकि राजा उन्हें अपने उस बंदरगाह से व्यापार करने की परमिशन दे कि हाँ आप यहाँ से व्यापार कीजिए। कई बार उपहार के बदले में कर माफी भी मिल जाती थी। आपको याद होगा कि अंग्रेजों ने दस्तक लिया था मुगल राजाओं से। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। तो ऐसे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऐसा एक अननोन अनजान ग्रीक नाविक जिसने एक किताब लिखी पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, जिसमें उसने अलग अलग बंदरगाहों को उसने वर्णन किया है। भारतीय बंदरगाहों का वर्णन किया है, अरब पेनिनसुला के बंदरगाहों का वर्णन किया है, दक्षिण पूर्व एशिया के बंदरगाहों का वर्णन किया है। तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम शहरों के इतिहास को समझने के लिए। इससे क्या पता चलता है कि क्या आयात होता था, क्या निर्यात होता था, इत्यादि। अब हम बढ़ रहे हैं पुरातात्विक साक्ष्यों की तरफ, जिसमें आहत सिक्के जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था, जैसे कि हमने देखिए यहाँ कुछ लिखा नहीं है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमने जो ये महाजनपद काल से चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है मौर्योत्तर काल में एक इंडो ग्रीक शासक का सिक्का है। तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, किसी राजा का चेहरा नहीं बनाया है, ठीक है, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये जो
स्टैंप कर दिया है उसके ऊपर, कुछ चोट की गई है, कुछ आहत किया गया है, कोई सिंबल है उसको, इसलिए आहत सिक्के कहे गए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक चल रहे थे। तो लगभग लगभग 500 ईसा पूर्व से लगभग ये आपको ईसा की आरंभिक सदियों तक चले हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो नए प्रकार के सिक्के ज्यादा प्रचलित हो गए। हो सकता है कि श्रेणियों के द्वारा जारी किया गया हो, ना कि राजा के द्वारा, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर राजा के द्वारा किया गया होता तो राजा अपने चेहरे की छाप उस पर लगाते, या अपना नाम लिखते उसके ऊपर, या उनकी ताजपोशी का वो लिखते। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि शायद श्रेणियों द्वारा किया गया होगा। ये भारतीय उपमहाद्वीप के शुरुआती सिक्के हैं। ठीक है, यहां तक कि हड़प्पा वासियों ने वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया था। हड़प्पा में कोई सिक्के नहीं मिले थे, तो द्वितीय नगरीकरण के समय से ही सिक्के शुरू हो पाए हैं। ये तुलना की गई है, एक इंडो ग्रीक सिक्का है मौर्योत्तर काल का, और एक आहत सिक्का है जो महाजनपद काल से चला आ रहा है। वलयकूप, देखिए यहां पे एक व्यक्ति खड़े हैं और इनकी तुलना में ये देखिए वलयकूप कितने ऊंचे हैं। इनका एग्जैक्ट उद्देश्य क्या है ये तो पता नहीं चल पाया है, बट ये कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम के पार्ट रहे होंगे। ठीक है, जो सीवेज लाइन होती है उसके पार्ट रहे होंगे, ऐसा माना जाता है ये। और क्या है कि ऑब्वियसली गांव में तो होंगे नहीं सिर्फ ये ऐसे लाइन्स, ये नगरीकरण के एक साक्ष्य हैं। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा के समय में जो ईंटें थी, ठीक है वो, या एक जो प्लांट सेटलमेंट था वो नगरीकरण का साक्ष्य था, वैसे ही इस फेज में जो है कि वलयकूप हैं वो नगरीकरण के साक्ष्य हैं। अगर किसी शहर में या किसी क्षेत्र में अगर खुदाई चल रही है पुरातात्विक और ऐसे वलयकूप मिलते हैं तो ये माना जाता है कि ये द्वितीय नगरीकरण के समय से नगर होंगे। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। देखिए नगर की एक जो मूलभूत परिभाषा है, जो फंडामेंटल डेफिनेशन है, कि जो उसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो गैर कृषि व्यवसायों में जुड़ी हुई हो, लेकिन वो व्यवसाय राजनीतिक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, कला कला हो सकती है, कलाकृतियां हो सकती हैं, वो विचारक हो सकते हैं, वो चिंतक हो सकते हैं, वो सैनिक हो सकते हैं, दस्तकार, शिल्पकार, कुछ भी हो सकते हैं। तो अनेक प्रकार की गतिविधियां चलती होती हैं नगरों में। एक उदाहरण दिया गया है मथुरा का लगभग 500 ईसा पूर्व से। तो ये है कि दो मुख्य व्यापार और यात्रा मार्गों के प्रतिच्छेदन पर था। हमने यहाँ एक मैप देखा, देखिए यहाँ पे मथुरा लगभग यहाँ है। ठीक है, एक मार्ग, या यहाँ मान लीजिए, एक्चुअली हाँ इस क्षेत्र में ज्यादा होगा। बताया गया था कि दो मार्गों के इंटरसेक्शन पे था। एक है जो यहां तक आता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम से पूर्व की तरफ, और एक यहां से जाता है भरूच की तरफ। ठीक है, और यहां से आगे दक्षिण की तरफ रास्ता। तो एक तो ये जो मथुरा है ये पास में है इन दोनों मार्गों के, एक को उत्तर पथ कहा जाता है, एक को दक्षिण पथ कहा जाएगा। ठीक है, ये दो प्रमुख व्यापार और यात्रा मार्गों के प्रतिच्छेदन पर था। कला और वास्तुकला का केंद्र था। आगे आप सुनेंगे गांधार शैली और मथुरा शैली। ठीक है, मथुरा क्षेत्र से हमें कई प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां, जैन धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां, ठीक है, कई देवी देवताओं की मूर्तियां। इनफैक्ट जो कनिष्क, राजा कनिष्क की मूर्ति है वो भी यहाँ से मिली है। तो कई प्रकार के शिव की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, तो कई प्रकार के यहाँ पे वास्तुकला का उदाहरण भी के जो अवशेष हैं वो मिले हैं मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र से। एक धार्मिक क्षेत्र था, यहाँ पे कृष्ण भक्ति जो है बहुत ही पुराने समय से यहाँ प्रचलित है। एक राजनीतिक केंद्र था, क्योंकि कुषाण राजाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप में उनकी दो राजधानियां थीं, पेशावर और मथुरा। उसके पहले आप जाए महाजनपद काल में तो यहाँ पे ये जो पांचाल, कुरु और ऐसे सुरसेन ऐसे जो महाजनपद थे वो इस क्षेत्र में फेमस थे। अच्छा, सोर्स क्या है? प्रस्तर खंड और मूर्तियों पर मिले शिलालेख। देखिए अगर कोई मूर्ति बनाई जाती है तो उस पर एक्चुअली उसके नीचे जो है उसके बेस पे एक शिलालेख भी होता है, लिखा होता है कि ये किस व्यक्ति ने अनुदान किया था, या किस व्यक्ति के लिए बनाया गया है, या किस व्यक्ति ने बनाया है। ऐसे तरह तरह के शिलालेख आपको मिलेंगे वहां पे। ठीक है,
राजाओं, रानियों, अधिकारियों, व्यापारियों, शिल्पकारों और दस्तकारों द्वारा अनुदानों को दर्ज करने वाले दान शिलालेख, जो या तो प्रस्तर खंड पे बने होंगे या अगर उस दान के जरिए कोई शिलालेख, कोई मूर्ति बनाई होगी तो वो मूर्ति के बेस में ये बने होंगे। सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले भी इस प्रकार के अनुदान किया करते थे, तो उनका वहां पे नाम लिखा होता था। और ये हमें दिखाता है खास करके भी कितने प्रकार के जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, अलग अलग प्रकार का व्यवसाय करने वाले हैं, वो अनुदान दे रहे हैं। ये दिखा रहा है कि धर्म को आम लोगों द्वारा भी संरक्षण दिया गया था। ये मात्र राजा और रानी नहीं दे रहे थे, बल्कि आम जनता भी धर्म को संरक्षण दे रही थी। यहाँ पे शहरों में शिल्पकार, हमने इसके पहले कई प्रकार की कलाओं की बात की, उसके अलावा जैसे कि मिट्टी का बर्तन बनाना हुआ, ठीक है, इत्यादि। कपड़ा उद्योग हुआ, कपड़ा उद्योग तो खैर हड़प्पा काल से ही था, लेकिन इस काल में हमने मतलब जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उससे पता चला है कि वाराणसी और मदुरई जो है वो कपड़े के लिए फेमस थे। अब देखिए, आप नॉर्मली सोचेंगे कि हमको पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलना चाहिए कि कहीं पे कोई उद्योग चल रहा था कि नहीं, लेकिन ये किताबों में भी कई बार लिखा होता है कि कोई पर्टिकुलर गांव है या कोई पर्टिकुलर जगह है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए बहुत फेमस था। तो वैसे ही कई बार हमको साहित्यिक स्रोतों से ही पता चलता है कि कोई क्षेत्र किसी शिल्प के लिए फेमस था कि नहीं। जैसे कि यहाँ आगे दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र में दिया हुआ है कि सूती कातने और बुनने के क्या नियम है। एक्चुअली एक प्रकार का लेबर कोड आप मान सकते हैं इसे, कि डिटेल में दिया हुआ है उस चीज को। अर्थशास्त्र के अध्याय 7 में ये इसका वर्णन किया गया है कि कैसे विशेष प्रकार के पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूती की कताई और बुनाई की जाती है। ठीक है, दूसरा एक उदाहरण यह है कि उत्तरी काले चमके पात्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, ये एक्चुअली आम जनता के इस्तेमाल करने के पात्र नहीं थे। ये इतने फाइन क्वालिटी के थे कि ये कुलीन वर्ग के लिए रहा होगा। इनकी प्लेटें, कटोरियां, मटके इत्यादि जार बनाए जाते थे इस शैली में, और लेकिन फिर भी ये पूरे भारत में पाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये किसी पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में बनाए जाते होंगे और वहां से इनका व्यापार के जरिए ये भारत के अलग अलग भागों में ये बेचे जाते होंगे। इसी समय हमें श्रेणियों के बारे में भी साहित्यिक साक्ष्यों से पता चलता है। पूरा क्या करती थी श्रेणियां? ये किसी, अगर मान लीजिए टोकरी बनाने वालों की श्रेणी हुई, किसी शहर पे, किसी नगर पे आधारित, माला बनाने वालों की कोई श्रेणी हुई, या इत्र बनाने वालों की कोई श्रेणी हुई, या तेल की पिलाई करने वालों की कोई श्रेणी हुई, सुनारों की श्रेणी हुई, लोहारों की श्रेणी हुई, बुनकरों की श्रेणी हुई। ये किसी उद्योग या किसी पर्टिकुलर आर्थिक गतिविधि से संबंधित होती थी। उस उद्योग से अगर कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसकी गुणवत्ता, उसकी कीमत, उसका व्यापार कैसे होगा, उस पर कर कितना लगाया जाएगा इत्यादि निर्धारित करती थी। अपने श्रेणी के जो सदस्य होंगे उन्हें वो ऋण देने का काम करती थी। उनके कई मतलब वो कोड ऑफ कंडक्ट भी थे कि श्रेणी का अगर कोई सदस्य है तो वो ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। उनके सामाजिक जीवन को भी वो एक तरीके से कंट्रोल करते थे कि जैसे कि अगर श्रेणी का सदस्य है तो क्या वो श्रेणी के बाहर विवाह कर सकता है कि नहीं, क्या वो शहर छोड़ के जा सकता है कि नहीं। कुछ स्रोतों में तो ये भी लिखा हुआ है कि उनके अपने श्रेणी बल हुआ करते थे, जिसकी सहायता से वो श्रेणी न्याय दिया करते थे। तो इस समय में आप मान सकते हैं कि इससे अंदाजा ये निकल के आता है कि जो नगरीकरण है और जो दस्तकारी है वो इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है कि अब इनके अपने कॉरपोरेट बॉडीज हैं। ठीक है, और इनके कई सील भी हुआ करती थी। और इसी के आधारित पे आपको याद हो जब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, सील की बात कर रहे थे हम लोग, मुहर की। और सील मतलब ये जो मुहर, इसका मतलब है इनके अपने मुहर जो हैं, जो हमें पुरातात्विक खुदाइयों में मिले हैं कि मुहर हमें हड़प्पा में भी मिले थे। इसलिए हमने वहां अनुमान लगाया था कि या तो ये मुहर किसी श्रेणी को के मुहर हैं, या तो ये किसी परिवार विशेष को के मुहर हैं।
तो हमें पुरातात्विक खुदाइयों में इन श्रेणियों के भी मोहर मिले हैं। और उदाहरण के तौर पे एक शहर अरिकामेडु की बात की गई है। ये मॉडर्न तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में आएगा। और ये खुदाई के आधार पर पता चला है कि ये 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के समय में ये जो पत्तन था, ये पोर्ट था, ये एक्टिव था उस वक्त। और वहां से किसके साक्ष्य मिले हैं? गोदामों के, रोमन एम्फोरा, एरेटाइन, ये एक प्रकार के आपके पात्र हैं, पॉटरी हैं, एम्फोरा और एरेटाइन। रोमन एम्फोरा, एरेटाइन, मिट्टी के बर्तन, लैंप, कांच के बने सामान और रत्न इत्यादि, ये सब रोमन प्रकार के मिले हैं। तो क्या दिखाता है ये? तमिलनाडु के कोस्टल तमिलनाडु का जो है वो आपको रोमन साम्राज्य से जो ट्रेड था वो दिखाता है। तो ये ट्रेड है, इसका भी स्वाभाविक है। अगर जो व्यापार चल रहा है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? व्यापार चल रहा है तो जो राजा है वो कर लगाएगा और इससे फिर राज्य निर्माण की, नगरीकरण भी होगा और राज्य निर्माण दोनों होगा। ठीक है, इतना अगर विस्तृत व्यापार है कि इतने प्रकार के आपको रोमन वस्तुएं मिल रही हैं, तो ये बताता है कि ये एक व्यापार केंद्र था अरिकामेडु। और अगला अध्याय आपको बताता है व्यापारियों के बारे में, राजा और तीर्थकार। ठीक है, ये मौर्योत्तर काल में इनकी क्या विशेषताएं थी, उन्होंने किन मार्गों का इस्तेमाल किया, और खास करके हम जो रेशम मार्ग है उसके थ्रू देखेंगे। देखिए, पहले जैसे कि बताया गया था कि मौर्योत्तर काल में शहरीकरण, लंबी दूरी का व्यापार आदि में तेजी जो थी वो बनी रही। उसके कारण क्या थे? एक तो मॉनसूनी हवाओं की समझ आई, ठीक है, रेशम मार्ग का विकास हुआ, देश के अंदर भी नगरीकरण हो ही रहा था, कृषि अधिशेष बढ़ ही रहा था, शिल्पकारी और दस्तकारी में भी जो स्पेशलाइजेशन है, वो जो विविधता है वो आ ही रही थी। तो ये जो प्रोसेस थी वो चली। हमने अरिकामेडु उत्तर पथ और दक्षिण पथ की बात और उत्तरी काले चमके पात्रों की बात कर ली है। इनकी खासियत क्या थी कि ये जन सामान्य के लिए नहीं थे, ये थे कुलीन वर्ग के लिए ही, जो इतने बढ़िया क्वालिटी के बनाए गए हैं तो स्वाभाविक है महंगे रहे होंगे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और इनमें जो क्वालिटी कंट्रोल है, देखिए, अगर कोई चीज एक बहुत बड़े क्षेत्र में बनाई जाती है कि भाई कोई उत्तर में भी बना रहा है, दक्षिण में भी बना रहा है, पूर्व में भी, पश्चिम में भी, तो उन सबकी क्वालिटी में अंतर आएगा। लेकिन अगर क्वालिटी जो है, गुणवत्ता है, वो एक समान है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में मिले, अगर कोई सामान है, अगर कोई एकदम सेम क्वालिटी का है, चाहे वो कहीं से आपको प्राप्त हो, तो ये दिखाता है कि ये बन किसी एक जगह पे रहा होगा या किसी क्षेत्र में रहा होगा और वहां से व्यापार के जरिए दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाया गया है। वैसे ही ये जो उत्तरी काले चमके पात्र हैं, इनके बारे में इनकी गुणवत्ता इतनी समान है, इतनी अच्छी है, लेकिन फिर भी ये पूरे देश में पाए गए हैं। तो ये माना जाता है कि किसी एक क्षेत्र में बनते होंगे और वहां से इनका व्यापार होता होगा। उत्तर पथ का इस्तेमाल व्यापार में, दक्षिण पथ का व्यापार में इस्तेमाल, रेशम मार्ग का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इस्तेमाल, अरिकामेडु रोमन व्यापार में इसका रोल। कई रोमन सिक्के जो हैं वो दक्षिण और प्रायद्वीपीय भारत में भी पाए गए हैं। तो ये सब क्या दिखाता है कि शहरीकरण, व्यापार, नगरीकरण इत्यादि तो चल ही रहे थे। हम उसी सिल्क रूट की बात दोबारा करते हैं यहां पे। ठीक है, देखिए, व्यापार से जुड़ी एक संगम कविता, ये भी एक संगम कविता है कि व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। पुहार एक्चुअली ये जो कावेरी नदी का डेल्टा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्षेत्र, यहाँ पे आपको पुहार मिलता है। शायद ग्रीक सोर्सेज में इसे ही शायद बोर्दुका कहा गया है। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र पर तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, ठीक है, घोड़े भी समुद्री मार्ग से लाए जा रहे हैं। मध्यकाल में क्या था, भारत में जो घोड़े थे वो सेंट्रल एशिया से मुख्यतः भूमार्ग से लाए जाते थे, ठीक है।
लेकिन यहाँ जो है वो घोड़े समुद्री मार्ग से लाए जा रहे हैं। हो सकता है ये घोड़े, अब हो सकता है ये अरब क्षेत्र से लाए गए हों, अरब व्यापारी हो सकता है इसे लेके लाए हों, या हो सकता है रोमन व्यापारी अरब क्षेत्र से इसे खरीद के लाए हों, लेकिन तेज तर्रार घोड़े तो यहाँ लाए जा रहे हैं। ठीक है, गाड़ियों पर काली मिर्च का निर्यात होता होगा। हिमालय से मिल रत्न और सोने निर्यात, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां निर्यात, दक्षिणी सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंग, ये जो आयात के साधन हैं। गंगा और कावेरी की फसलें निर्यात के लिए। श्रीलंका से आए खाद्यान्न, अब देखिए श्रीलंका से आए खाद्यान्न, इस क्षेत्र में खाद्यान्न श्रीलंका से लाया जा रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन, ये क्या दिखाता है कि जो श्रीलंका, आधुनिक भारत में तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो संबंध हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, और ये संबंध आज से ही नहीं, कितने पुराने हैं ये देखिए। म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात, तो ये सब क्या दिखाता है कि किस प्रकार के सामानों का आयात निर्यात होता था उस पत्तन से। देखिए हमने यहां बात की, हमने बताया कि भाई पूरे क्षेत्र में रोमन सिक्के मिल रहे हैं, जो पत्तन है वहां से बढ़िया व्यापार हो रहा है। ठीक है, उसके पीछे हमने यहाँ बताया था कि अरिकामेडु एक बढ़िया पत्तन था, रोमन सिक्के कई जगह मिले हुए हैं। तो अब बात आती है, और हमने एकदम शुरू में ये बात की थी कि मौर्योत्तर काल में साहित्यिक सोर्सेस के बेसिस पे, खास करके संगम साहित्य के बेसिस पे हम ये बता पाते हैं कि नगरीकरण, सुदूर दक्षिण का नगरीकरण मौर्योत्तर काल तक हो चुका था। वो प्रक्रिया हो सकता है बहुत पहले शुरू हुई हो, लेकिन ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, लेकिन मौर्योत्तर काल आते आते सुदूर दक्षिण का भी नगरीकरण हो चुका था। ये हम संगम साहित्य में, अब आप मान लीजिए कि ये देख के आप बता ही सकते हैं कि जो पुहार पत्तन था वो एक नगर तो रहा होगा। ठीक है, ये कोई ग्रामीण बस्ती नहीं हो सकती। ओके, नगर तो ये था ही, कोई ग्रामीण बस्ती। अब नगर है, यहां इतना व्यापार हो रहा है, तो व्यापार से भी कर लगा, जो मुखिया होगा, जो राजा होगा, व्यापार पे भी कर लगाएगा, नगर में रहने वाले लोगों की आमदनी पर भी कर लगाएगा। ठीक है, और इस कर का इस्तेमाल करके वही राज्य निर्माण की प्रक्रिया। तो सुदूर दक्षिण में जो नगरीकरण हुआ उसमें व्यापार का महत्व अच्छा खासा था। ठीक है, मूवेंदर ये शब्द, इसका तमिल शब्द है जिसका मतलब है तीन मुखिया। मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों के सरदार और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति आ गई। तटीय इलाके व्यापार, कर, मैदानी इलाके जो नदियों के आसपास के जो मैदान हैं, यहां पे जो कृषि अधिशेष होगा, ठीक है, उस पे कर लगा के, ठीक है, उससे आपको संपत्ति जुटा सकते हैं। संगम कविताओं में मूवेंदर की चर्चा मिलती है। चोल, तीन मुखिया कौन थे? चोल, चेर, पांड्य। यहां पे हमने यहां पे हालांकि ये है तो गुप्त काल का मैप, लेकिन वो ये देखिए चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, पुहार ये रहा, हमने देखा था, अरिकामेडु हमने यहां देखा था। ठीक है, बताया गया है इन तीन मुखियाओं के दो दो सत्ता केंद्र थे। एक जो था कोस्ट पे था, ठीक है, और एक थोड़ा अंदरूनी भाग पे था। ठीक है, एक पोर्ट होगा, एक पत्तन होगा जिससे वो व्यापार से कर जुटा सकेंगे। ठीक है, और एक अंदरूनी भागों पे होगा जो मैदानी क्षेत्रों पे, जो कृषि अधिशेष वाले क्षेत्र हैं उन पे कंट्रोल कर सके। तो टोटल इन 6 में से पुहार जो कि चोलों का पत्तन था, और जिसे कावरीपट्टनम भी कहते हैं, और मदुरई जो पांड्यों की राजधानी थी, पांड्यों की राजधानी थी मदुरई, और पुहार जो है वो चोलों का जो एक पत्तन था। तो इनके पास कुल मिलकर हर मूवेंदर के पास 2 केंद्र हुआ करते थे। एक तट पे, ठीक है, जो स्वाभाविक है, अगर तट पे है तो वो बंदरगाह होगा जहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। व्यापार चीन के साथ भी होगा। हमने यहाँ पे देखा था कि रेशम मार्ग सिर्फ पश्चिम की तरफ ही नहीं जा रहा है, यहां से चीन के साथ और दक्षिण एशिया के साथ भी व्यापार हो सकता है। म्यांमार वगैरह से भी व्यापार हो रहा है, श्रीलंका से भी व्यापार हो रहा है, फिर यहां से फारस खाड़ी
लाल सागर के थ्रू भी व्यापार हो रहा है। ठीक है, इनमें से दो जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और ये हमें कैसे पता चल गया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है? ठीक है, हमने कहा कि भाई तीनों मूवेंदर के पास दो दो केंद्र थे, जिनमें से पुहार और मदुरई ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह पता कैसे चला? हमारा स्रोत क्या है? तो हमारा स्रोत है संगम साहित्य, कविताएं लिखी गई हैं। तो इसका यही मतलब होगा कि कविताओं में जिन शहरों का ज्यादा वर्णन हुआ है, कि अगर मान लीजिए अरिकामेडु का वर्णन बहुत कम हुआ है, पुरातात्विक खुदाई में हमें मिली बहुत चीजें हैं, हमें गोदाम के साक्ष्य मिले हैं, हमें तरह तरह के रोमन गुड्स मिले हैं, सामान मिले हैं, तरह तरह के रोमन पॉटरी मृदभांड मिले हैं, एरेटिन पॉटरी हो गई, एम्फोर हो गई, हमें बहुत कुछ मिला है वहां से। लेकिन जो संगम साहित्य है उसमें बार बार मदुरई का और पुहार का वर्णन है। ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं, और बहुत ही विस्तृत वर्णन है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अब इनके बारे में लिखा गया है, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। देखिए, नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते, बाकी अपने समर्थकों, नाती रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, हाथी, घोड़े, रथ या सुंदर कपड़ा दिया करते थे। देखिए, एक चीज याद रखिए कि ये जो किताब है ये छठी क्लास के बच्चों के लिए लिखी गई है, तो वहां आप ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकते। ये मुद्दा लिख दिया। अब यहां पे मुझे एक विरोधाभास नजर आ रहा है दो बिंदुओं के बीच में। एक तरफ लिखा हुआ है कि ये लोग नियमित कर नहीं लेते थे, लेकिन दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है कि देखिए कितने महंगे भेंट दे रहे हैं अपने कवियों को, कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े। तो अगर आप नियमित कर नहीं ले रहे, आप उपहारों पर निर्भर हैं। हमने जब बात की थी कि जब महाजनपद जो जनपद से महाजनपद बने तो राजाओं को ये आभास हुआ कि अब हम मात्र उपहारों पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें नियमित कर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि खर्च बहुत है। तो खर्च तो यहां भी बहुत है। ठीक है, जवाहरात दे रहे हैं, सोने, घोड़े, हाथी, घोड़े तो बाहर से लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना खर्च कर पा रहे हैं तो आपकी आमदनी होनी चाहिए। चलिए, आपने जो विदेश व्यापार था उस पर आपने कर लगा दिया, एक आमदनी का ये आपका सोर्स हो गया। और दूसरा, आप लोगों से जो है आप जो है वहां से लोगों से उपहार ले रहे हैं, सैनिक अभियानों पर जा रहे हैं तो आसपास के क्षेत्रों से भी कुछ ना कुछ आप लूट के ले आए होंगे। लेकिन बिना कर लिए आप एक, भले उन्हें मुखिया माना गया है, अभी तक राजा नहीं कहा गया है। ठीक है, तो ठीक है, हो सकता है कि वो राजा से कम धनी हो, कम ताकतवर हो, उनकी सेनाएं छोटी हो, उनके पास शायद महल ना हो, लेकिन आप बिना कर लिए इतना खर्च का वाहन नहीं कर सकते। तो जब आप इतिहास को एक वैकल्पिक विषय के तौर पे चुनते हैं तो आप ये नहीं पढ़ते हैं कि किसके बाद कौन सा राजा आया था, आप ये नहीं पढ़ते हैं कि मतलब किस तारीख पे क्या महत्वपूर्ण हुआ था, कब युद्ध लड़ा गया था, क्या हुआ था। आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं कि भाई क्या ये राजा नियमित कर लेते थे या नहीं लेते थे, सॉरी, क्या ये मुखिया नियमित कर लेते थे कि नहीं लेते थे। इस पे फिर अलग अलग इतिहासकारों का अपना मत होगा। ठीक है, फिर क्या अगर ये इन जो संगम साहित्य में, जैसे कि हमने कहा कि पुहार और कावेरीपट्टनम का, पुहार और मदुरई का बहुत यहाँ पे वर्णन किया गया है, बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है, ऐसा लगता है कि ये दो बहुत ही भव्य नगर थे। तो अगर शहरीकरण इस स्तर तक पहुंच चुका है तो क्या जो फिर राजनीतिक सत्ता है, जो राजनीतिक ताकत है, क्या वो इतनी कमजोर है कि वो कर नहीं वसूल कर पा रही है? तो ऐसे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको वैकल्पिक विषय में देखा जाता है। ठीक है, अब मुखिया से राजवंश तक हमने देख लिया कि सुदूर दक्षिण में 3 मुखिया हैं इस काल में। ठीक है, मूवेंद्र, चोल, चेर, पांड्य। स्वाभाविक है, इसके बेसिस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि मूवेंद्र का क्या मतलब होता है। तो 100 ईसा पूर्व, देखिए ये जो सी डॉट है ना, ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है, सिरका।
जिसका मतलब होता है लगभग। और लगभग लगभग से इतिहास वैकल्पिक विषय में आपको जितना तारीख जानने की जरूरत है काम चल जाएगा। ठीक है, सिरका लगभग से काम चल जाएगा, एग्जैक्ट डेट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, लगभग से आप काम चल जाएगा आपका डेट्स का। 100 ईस्वी पूर्व तक पश्चिम भारत में सातवाहन वंश उभर कर आया। हमने शुरू शुरू में बात की थी कि इनके जो स्रोत हैं, अच्छा ओके यहाँ नीचे पुराण दे दिया है, ओके वापस आते हैं। सातवाहन वंश उभर कर आया। सातवाहन दक्षिण पथ स्वामी कहे जाते थे, अर्थात दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग। इस शब्द का उपयोग पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए नाम के रूप में भी किया जाता था। तो ये हो सकता है कि सुदूर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक इस क्षेत्र में इनका वश हो, इसलिए इन्हें दक्षिण पथ स्वामी कहा गया हो, या तो दक्षिण के जो मुख्य व्यापारी मार्ग हो उस पे इनकी पकड़ हो, इसके कारण इन्हें कहा गया हो। अगर दक्षिण का जो मुख्य व्यापारी मार्ग होगा उस पे अगर किसी राजवंश की पकड़ है तो स्वाभाविक है कि उससे जितनी भी आयकर होगी उसके आधार पे वो एक अच्छा खासा तंत्र चला सकते हैं। ठीक है, इस वंश के जो सबसे प्रमुख राजा थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, उनके बारे में हम एक ही सोर्स से जानने का, वो है उनकी माता गौतम बालाश्री, जिनका नासिक में एक शिला अभिलेख है। नासिक में एक गुफा में उनका शिला अभिलेख है, उसमें उन्होंने अपने पुत्र की जो भी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, उनको बहुत डिटेल में बताया है। सतवाहनों ने कई सिक्के भी जारी किए थे, तो उन सिक्कों से हमें उन राजाओं के बारे में पता चलता है। सिक्कों की क्वालिटी के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये, जैसे कि अगर मान लीजिए सोने का सिक्का है तो उसकी कीमत तो बहुत है, लेकिन सोने का सिक्का आप रोजमर्रा के मतलब लेन देन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है, हाई वैल्यू लो वॉल्यूम, ठीक है, मतलब उसके लिए जो है गोल्ड का, सोने का इस्तेमाल होगा, लेकिन जो है लो वैल्यू हाई वॉल्यूम है उसके लिए जो है वो तांबे का, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, शिलालेख हमने बता दिया कि ये शिलालेख हो गया। और भी कई, जैसे कि जुन्नार केव्स हैं, ये पुणे और पुणे के पास हैं, पुणे जिला में है एक्चुअली। जुन्नार एक वो है, पास है पर्वत में, ठीक है, वहां पर है ये। पुराणों में भी सतवाहनों का नाम लिया गया है, उन्हें आंध्र कहा गया है वहां पे, इसलिए कई लोग कहते हैं कि हो सकता है कि सतवाहनों ने पहले आंध्र प्रदेश एरिया पे अपना नियंत्रण स्थापित किया हो, फिर उन्होंने महाराष्ट्र पे किया हो। तो ये पहला राजवंश है इस क्षेत्र का। इसके पहले मौर्योत्तर काल में ये जो पहला है, ठीक है, मौर्योत्तर काल का ये पहला राजवंश है दक्कन का। उसके पहले जो है दक्कन पे जो है मौर्यों का शासन था। ओके, हमने यहाँ पे ये जो सतवाहन है, देखिए सतवाहनों के समय से ही एक्चुअली अजंता की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण शुरू हो गया था। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद आता है रेशम मार्ग की बात, व्यापार, सत्ता और प्रचारक। देखिए व्यापार के लिए तो रेशम मार्ग का उपयोग होता था, ये तो नाम से पता चलता है। रेशम की खोज या रेशम बनाने की विधि की खोज चाइना में हुई लगभग 5000 साल पहले। ठीक है, कैसे वो मलबेरी सिल्क का जो इंसेक्ट है उसका जो कुकून है उसमें से रेशम का धागा निकाला जाएगा, फिर जो कैसे बुना जाएगा, सारी तकनीकी चीन में खोजी गई, और कई समय तक, बहुत समय तक वो एक सीक्रेट बना रहा। तो चीन में रेशम बनते थे, रेशम के कपड़े, और चीन से ही आपको उसका आयात करना पड़ेगा, क्योंकि चीन जो बनाने का तरीका है वो उसको बहुत ही गुप्त रखा गया है। तो रेशम का व्यापार सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन इस मार्ग के द्वारा कई अन्य चीजों का व्यापार भी होता था। अब आप देख रहे हैं कि रेशम मार्ग के कई सारे ब्रांचेज हैं, कई शाखाएं हैं, जिसमें से कुछ भारतीय उपमहाद्वीप से होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ जा रही हैं, कुछ भारतीय उपमहाद्वीप से होते हुए पश्चिम एशिया की तरफ जा रही हैं, फारस की खाड़ी की तरफ, लाल सागर की तरफ। तो रेशम मार्ग नाम पड़ा क्योंकि मुख्य इस मार्ग की जो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी आप कह सकें, सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु थी जिसके व्यापार के लिए सबसे पहले इस मार्ग को खोजा गया होगा शायद, या सबसे महंगी चीज कह सकते हैं, वो रेशम थी। लेकिन इस मार्ग के जरिए कई चीजों का व्यापार, अन्य कई चीजों का व्यापार भी होता था। और व्यापार तो अपनी जगह ठीक है, रेशम मार्ग के कई राजनीतिक और धार्मिक पहलू भी थे। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुषाण शासकों की बात की, तो
ये जो हरा वाला पोर्शन है, ठीक है, जो यहां से ऐसे यहां तक आ रहा है, माना जाता है कि ये जो भाग है, इस भाग पर कुषाण शासकों का कंट्रोल था। ठीक है, कुषाण शासक रेशम मार्ग के इस भाग पे नियंत्रण रखते थे, उससे वो कर वसूलते थे और इससे उनके साम्राज्य वृद्धि हुई। एक रास्ता है जो यहाँ पेशावर से सिंधु नदी के थ्रू अरब सागर तक आता है, अरब सागर से फारस की खाड़ी की तरफ जाता है और लाल सागर की तरफ जाता है। तो इस मार्ग पर भी उनका नियंत्रण था। हमने पहले ही देख लिया कि भाई दक्षिण में कैसे जो मूवेंदर थे, उनके एक एक उनके जो अंदरूनी भाग थे वहां भी उनके केंद्र थे, राजनीतिक केंद्र, और एक एक जो थे वो तट पे थे। स्वाभाविक है, तो वो भी कर वसूलते थे। तो चाहे एक इतना बड़ा साम्राज्य हो जो पश्चिम एशिया, जो सेंट्रल एशिया और उत्तर भारत पे फैला हुआ है, या छोटे छोटे मुखिया हो, चाहे जो भी हो, कर वसूल व्यापार से कर वसूलते थे ताकि उनकी राजनीतिक ताकत में बढ़ोतरी हो। कुषाणों के भारत उपमहाद्वीप में दो राजधानियां थी, पेशावर और मथुरा। और मथुरा क्षेत्र से ही एक कुषाण शासक थे कनिष्क, जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। कनिष्क की एक मूर्ति मिली है। ठीक है, मध्य एशिया से सिंधु नदी से होकर रोमन साम्राज्य तक ये एक व्यापार का रेशम मार्ग का एक ये ब्रांच कह सकते हैं आप। ठीक है, पेशावर से सिंधु नदी होके रेशम मार्ग का एक आप उसको ब्रांच कह सकते हैं। कुषाण शासकों सोने के सिक्के जारी करने वाले सबसे पहले शासक थे भारत में। सबसे पहले अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए, स्टेटमेंट दे दें कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे, तो वो कुषाण शासक थे। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में ये श्रेय दिया गया है इंडो ग्रीक शासकों को, लेकिन नई एनसीईआरटी में साफ तौर पे लिखा गया है कि कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। इनके सिक्के रेशम मार्ग पे भी प्रचलन में थे। ओके, बौद्ध धर्म विशेषकर महायान सिल्क मार्ग के माध्यम से मध्य एशिया, तिब्बत और चीन तक फैला। देखिए, बौद्ध धर्म का एक नया रूप। हमने यहां पे क्या लिखा था? व्यापार, सत्ता में हमने बात कर ली कुषाणों की, और प्रचारक, धर्म प्रचारक। ठीक है, तो महायान धर्म का भी प्रचार जो हुआ सेंट्रल एशिया, तिब्बत, मध्य एशिया, तिब्बत और चीन तक, वो भी रेशम मार्ग के थ्रू ही हुआ। आप यहाँ यारकंद जगह देख सकते हैं, ये खोतान लिखा हुआ है, काशगर है। इन सब जगहों पे आपको बुद्ध धर्म से, महायान बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई कई सारी आपको स्थापत्य कला, आपको मूर्ति कला के उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है, कनिष्क ये एक कुषाण शासक थे और इन्होंने चौथा बौद्ध परिषद, देखिए पहले 3 बौद्ध परिषद वो बिहार में हुए थे और चौथा जो है वो कश्मीर वैली में हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट कुंडलवन नाम की जगह थी, लेकिन वो अभी वर्तमान में कहाँ है ये पता नहीं पा रहे हैं लोग। कश्मीर में चौथा बुद्ध परिषद हुआ। इसकी अध्यक्षता अश्वघोष घोष ने की थी। अश्वघोष घोष, इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा हुआ है, जो बायोग्राफी है गौतम बुद्ध की, संस्कृत में लिखा हुआ है। इसी चौथे बुद्ध परिषद में बुद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हुआ। एक था महायान और दूसरा था हीनयान। ठीक है, महायान और हीनयान 2 भाग में बट गए। और इसके बारे में बटने के जो कारण थे उसके बारे में आप थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, जो ऑप्शनल, जब वैकल्पिक विषय लेंगे तो क्या बटने के कारण थे, अब तक बुद्ध धर्म में क्या बदलाव आए थे, और उनका हो रहे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों से क्या संबंध था, उसके बारे में आप ऑप्शनल वगैरह में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये चौथे बुद्ध परिषद में इसका 2 भाग में बट गया बुद्धिज्म। और इसमें जो महायान भाग था उसकी 2 विशेषताएं थी। एक, मूर्ति पूजा, कि अब बुद्ध का और बोधिसत्वा का मूर्त रूप में उनकी पूजा आराधना की जाएगी। और दूसरा जो मैंने अभी शब्द कहा बोधिसत्व, पहले सिर्फ बुद्ध महत्वपूर्ण थे, लेकिन उसके बाद बोधिसत्व की बात की गई। ये बोधिसत्व क्या है, ठीक, ये क्या दर्शाते हैं, इन पे जो हेलेनिस्टिक और ग्रीक आर्ट का क्या इन्फ्लुएंस है, इसके बारे में ये मतलब अभी इस बुक के स्कोप से बाहर जाएगा वो विषय, इसलिए उसको भी रहने देते हैं। लेकिन बुद्ध, इनको बोधिसत्व को आप ऐसे देख सकते हैं कि
इन्हें प्रबोधन तो हो गया है, लेकिन इन्होंने संसार नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि समस्त मनुष्य जाति को भी प्रबोधन हो जाए, फिर हम संसार छोड़ेंगे। तो जो करुणा, कंपैशन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो मोरल फिलॉसफी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहां से बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। ठीक है, ये दो विशेषताएं थी। आप चाहे अजंता एलोरा में भी देखेंगे तो आपको जो हीनयान से जुड़ी हुई गुफाएं हैं, वहां पे आपको बुद्ध की प्रतिमा नहीं मिलेगी, चिन्ह मिलेंगे। जैसे कि अगर बुद्ध को प्राप्ति हुई थी, बुद्ध को जब प्रबोधन हुआ था, तो उस अवसर को एक पीपल के पेड़ के चिन्ह से दर्शाया जाता है। जब बुद्ध ने पहला सरमन दिया था, ठीक है, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, तो उसको व्हील, पहिए के जरिए दिखाया जाता है। बुद्ध की मृत्यु को खाली एक जो खाली थ्रोन होगा, ठीक है, जो सिंहासन होगा, खाली सिंहासन के जरिए दिखाया जाता है। ठीक है, बुद्ध के जन्म को एक हाथी के जरिए दिखाया जाता है। बुद्ध जब घर छोड़ के गए थे तो उस मौके को एक घोड़े के जरिए दिखाया जाता है। तो हीनयान में क्या है कि बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण जो मोमेंट्स थे उसको चिन्ह के तौर पे दिखाया जाता है। बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती। लेकिन जो महायान है उसमें बुद्ध और बोधिसत्व दोनों की मूर्ति बनाई जाती है और उनका मूर्त रूप में उनकी आराधना की जाती है। और ये जो परिवर्तन है, इसमें सिकंदर के समय से लेके इस समय तक जो भी पश्चिमी सभ्यता और भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता के बीच का जो आदान प्रदान है, इसके बारे में जीएस में भी एक बार गांधार शैली के ऊपर प्रश्न आ चुका है कि गांधार शैली रोमन और ग्रीक दोनों कल्चर से मतलब इंस्पायर्ड है और बराबर इंस्पायर्ड है, ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है उसमें। तो वो सब चीजें जो हैं वो हायर स्टडीज में आप देखेंगे। ठीक है, और बुद्धिज्म जो है वो रेशम मार्ग के जरिए फैला तिब्बत, मध्य एशिया और चाइना तक। और बुद्धिज्म देखिए बाकी भारत में भी फैला, पश्चिम और दक्षिण भारत में भी। और वो वहां कैसे फैला? राजाओं, रानियों, व्यापारियों, कृषकों, शिल्पकारों, दस्तकारों इत्यादि ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इसलिए ज्यादातर बौद्ध गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों में बनाई गई थी। यात्री इन गुफाओं के पास मठों में विश्राम किया करते थे। हम जो अजंता, एलोरा, भज, कार्ले, कन्हेरी, इन जगहों की बात करते हैं, धर, ये आप देखेंगे कि ये जो है जो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, जो जिनके एक तरफ तो तटीय बंदरगाह हैं और दूसरी तरफ राजनीतिक और अन्य शहर हैं जो ये प्रायद्वीप में अंदर की तरफ हैं, उनके बीच में दर्रे आते हैं। तो यहाँ पे क्या लोग विश्राम करते होंगे, तो यहाँ पे लोगों ने संरक्षण भी दिया बुद्धिज्म को, तो इसके जरिए यहां पर ये फैले। दूसरी तरफ जो थेरीवाद बुद्धिज्म है, जो महायान हीनयान बंटवारे के पहले ही दक्षिण पूर्व एशिया में इसका प्रसार हुआ। श्रीलंका में, म्यांमार में थेरीवाद बुद्धिज्म का, आपको याद हो तो अशोक ने अपने बेटे और बेटी को धम्म के मैसेज के साथ भेजा था। और अशोक को ही जो श्रीलंकन साहित्य हैं जिन्हें दीपवंश, महावंश कहा जाता है, वो अशोक को ही क्रेडिट देते हैं बुद्धिज्म को श्रीलंका तक ले जाने के लिए। तो ये महायान और हीनयान के में जो बंटवारा हुआ उसके पहले ही थेरीवाद बुद्धिज्म है ये। अब थेरीवाद और क्या है इनमें अंतर, ये हायर स्टडीज में देखा जाएगा। और बुद्धिज्म से जुड़े हुए इस समय तक कई तीर्थ यात्री भी थे जो व्यापारियों के साथ यात्रा करते थे। दो नाम बहुत फेमस है, फाहियान और हुएनसांग। जो फाहियान है वो गुप्त काल में भारत आए थे। हुएनसांग, जिन्हें ज़्वेनज़ैंग भी कहा जाता है, वो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। ये दोनों भी जो प्रसिद्ध व्यापार के मार्ग है उनके थ्रू आए थे। जैसे कि फाहियान रेशम मार्ग, जो जमीनी रेशम मार्ग है, उसके थ्रू आए और उसी के थ्रू वापस चले गए। ज़्वेनज़ैंग हैं, वो वापस गए तो वो मतलब पूर्वी भारत से नाव के जरिए साउथ ईस्ट एशिया पहुंचे और वहां से फिर चाइना गए, और दोनों ने वापस जाके अपने यात्रा वृतांत लिखे जिनका फिर हम सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आइडिया यहां पर यह है कि इस काल में जो एक व्यापार मार्ग होता है वो सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, राजनीति, राज्य व्यवस्था और धर्म प्रचार के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। ये इस पोर्शन का आइडिया है। अब देखिए, ये जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है ये गांधार कला में बनाई गई है। गांधार कला के तहत आपको तक्षशिला के एरिया से मिली है, और ये मथुरा कला के तहत बनाई गई है। दोनों में आपको एनसीईआरटी में एक हिंट की तरह पूछा गया है कि इन दोनों में अंतर क्या है और समानता क्या है। और ये एक तरीके से जो है जो
जो हेलेनिस्टिक आर्ट जिसे कहते हैं, जो ग्रीक और रोमन सभ्यता से इंस्पायर्ड है, ठीक है, उसका जब भारतीय कला से संगम हुआ तो जो है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बना। इस बात की तरफ ये जो इशारा करती है कि जब वो बुक में पूछा गया है कि क्या समानताएं क्या अंतर हैं। ठीक है, अब इस काल में एक और परिवर्तन हुआ धर्म के मामले में, और वो है भक्ति की शुरुआत। देखिए, पूर्व वैदिक काल में जो धर्म था वो सरल था, प्रार्थना, सामान्य यज्ञ, कम खर्चे, इक्वल समाज। लेकिन वो उत्तर वैदिक काल आते आते अत्यधिक कर्मकांड पर आधारित हो गया। इस बीच में कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। आपको याद होगा, जनपद में बदले, जनपद महाजनपद में। समाज जो है वो और मतलब असमान हो गया। जाति, वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों के साथ स्त्रियों की दशा खराब हुई। कर्मकांड अत्यधिक खर्चीले थे, बहुत कम लोग कर पाते थे। तो कई सारे नगरीकरण हुआ, कृषि अधिशेष आया, ऐसे कई परिवर्तन हुए जिसके कारण क्या हुआ, एक प्रतिक्रिया हुई। आपको याद होगा, प्रतिक्रिया दो तौर से हुई। एक थे उपनिषदिक दर्शन के तौर पे प्रतिक्रिया हुई, और एक है कि पूरा का पूरे नए धर्म और नए संप्रदाय ही उभर कर आए, उसमें से बौद्ध और जैन धर्म है। तो जब ये प्रतिक्रिया हुई, उसी समय देवी देवताओं का जो पूजन है वो भी शुरू हुआ। ठीक है, किनका? शिव, विष्णु, दुर्गा। इनफैक्ट आप देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में भी जो देवताओं की प्राथमिकता दी जाती थी उसे परिवर्तन आ चुका था। पहले प्राथमिकता दी जाती थी इंद्र को, अग्नि को, वरुण को पूर्व वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में थे कि प्रजापति, रुद्र, विष्णु, इनका महत्व बढ़ गया था। और मौर्योत्तर काल आते आते तो उनकी जो देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हो गया था। एक्चुअली इसके पीछे और कई सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हैं, जिनमें हम कई बार भूमि अनुदान की बात करते हैं, हम अवतारवाद की बात करते हैं, ठीक है, हम पुराणों की बात करते हैं कि पुराण कैसे इसमें एक रोल प्ले करते हैं, कैसे जनजातीय समुदाय का जो ब्राह्मणवाद से जो मिश्रण हुआ उसके कारण क्या परिवर्तन हुए। ऐसे कई सामाजिक आर्थिक परिवर्तन थे जिन्होंने देवी देवताओं की पूजा के चलन को शुरू किया। हालांकि अभी हम सिर्फ चूंकि 6ठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अभी के इतना समझ लीजिए कि मौर्योत्तर काल आते आते देवी देवताओं की पूजा का भी चलन शुरू हो गया था। वो कौन थे? शिव, विष्णु, दुर्गा मुख्य तौर पे, और कई स्थानीय देवी देवताएं भी। भगवत गीता में जो कृष्ण और अर्जुन के बीच का वार्तालाप है वो भी जो है जो भक्तिवाद का जो एक फिलोसॉफिकल आइडिया है वो उसको दर्शाता है। देखिए, देवी देवताओं की पूजा भक्ति के माध्यम से की जाती थी। भक्ति का रास्ता सभी के लिए खुला था, ये इंपॉर्टेंट है। जो वैदिक कर्मकांड थे वो क्या है कि वो स्त्रियों को और शूद्रों को अलाउड नहीं है, इतने महंगे हैं कि वो सिर्फ जो धनी है वो कर सकते हैं। ठीक है, जाति और वर्ण व्यवस्था के आधार पे उसके ऊपर कहीं आपको प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो ऐसी कई सामाजिक रूढ़िवादियां थी, लेकिन जो भक्ति का मार्ग था वो सभी के लिए खुला था। ठीक है, भक्ति मार्ग आडंबर से मुक्त था और इसमें इष्ट देव की आराधना व्यक्तिगत पूजा और लगन से की जाती थी कि आप अपने घर पे पूजा कीजिए, तीर्थ यात्रा पर जाइए, उपवास रखिए, जो मंत्रों का जाप कीजिए। ठीक है, कोई जैसे कि लोगों के ऊपर वेद पढ़ने को लेकर प्रतिबंध था कि स्त्रियां और शूद्र नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर कोई पुराण है जो किसी पर्टिकुलर देवता या देवी के लिए लिखा गया है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, आप मंत्रोच्चार कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का मैसेज, सोशल इक्वालिटी का मैसेज था। आराध्य देव या देवी की पूजा मानव, अर्धमानव, जानवर या प्राकृतिक तत्वों के रूप में की जाती थी। इसीलिए जैसे जैसे भक्ति का प्रसार हुआ, कलाकारों ने देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाई। देखिए, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि इस सेम टाइम में बुद्धिज्म में भी मूर्ति पूजा शुरू हुई और हिंदुइज्म में भी मूर्ति पूजा शुरू हुई। उसके कारण क्या है, ये कारण को थोड़ा जब वैकल्पिक विषय या आप जीएस के लिए पढ़ना शुरू करेंगे तब उसको स्टडी करेंगे, लेकिन ये एक कोइंसिडेंस नहीं है कि मूर्ति पूजा हिंदुइज्म में और बुद्धिज्म में एक साथ शुरू हुई। क्या था कि आप बताया गया है कि आप अपने इष्ट देव की पूजा मानव रूप में कर सकते हैं, अर्ध मानव रूप में कर सकते हैं, जानवरों के तौर पे कर सकते हैं। कि भाई होता है ना कि शेर की पूजा करता है कोई,
कोई प्रकृति के किसी पीपल के पेड़ की पूजा करता है, या जो भगवान है वो किसी अवतार लेते हैं किसी जानवर के शरीर में, अर्धमानव के शरीर में। तो ऐसी कहानियां भी लिखी जाती हैं उसके लिए, जो हमने बात की थी कि पुराणों का भी इसमें एक रोल है। तो जैसे जैसे भक्ति का प्रचार हुआ, कलाकारों ने मूर्ति बनाई, और सिर्फ इतना ही नहीं, भक्ति ने कला, स्थापत्य, चित्रकला और शिल्पकला इत्यादि के माध्यम से भी अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। आगे चल के देखिए, हमको पता है कि मौर्योत्तर काल में सबसे पुराने मंदिर बनाए गए थे। हालांकि जो अभी हमारे पास अवशेष हैं वो सबसे प्राचीन अवशेष गुप्त काल से हैं, लेकिन मंदिरों का निर्माण जो है मौर्योत्तर काल से शुरू हो चुका था। हो सकता है कि वो लकड़ी के हों इसलिए अभी बचे ना हो, और जो गुप्त काल के हैं वो फिर ईंटों से बनाए गए हैं या पत्थरों से बनाए गए हैं, इसलिए बचे हुए हैं अब तक। दूसरा ये है कि और आगे चल के जो मंदिर निर्माण है, जो मध्य कालाते आते तो वो बहुत ही रिफाइंड हो गया था। आपको द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्ट या नगारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पता चलता है। मूर्ति कला आगे चल के इतनी परिष्कृत हो गई, इतनी रिफाइंड हो गई। आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी जो ब्रॉन्ज से बनाई जाती है, ठीक है। इसी तरह मतलब कई कहानियां लिखी गई भक्ति में, कई कविताएं लिखी गई, संगम साहित्य है वो। तो मूर्ति का जो भक्ति जो है उसने कई तरीके से अभिव्यक्ति को प्रेरणा दी है। तो इसके साथ आपका जो लेक्चर 4 है एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज कॉन्सेप्ट सीरीज का, क्लासिक्स हिस्ट्री का, वो खत्म होता है। जो बाकी के 2 चैप्टर है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखे जाएंगे। थैंक यू।